गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है। पिछली क्लास जो हमारी थोड़ी ऊपर चली गई थी, करीब 12-20 के आसपास तक चली गई थी, जिस चक्कर में इस क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में। खाना वाना खा रहा था मैं। शुरू करते हैं जी क्लास अपनी। आज आज की आपकी आखिरी क्लास है। कल भी आपका सेम शेड्यूल चलेगा। एक क्लास आपकी होगी 10 से 12 बजे, जो कि जीके एमसीक्यू की क्लास होगी। एक आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास होगी, जो कि आपकी स्पोर्ट्स की आखिरी क्लास होगी। यानी टेक्निकली कल आपका ये जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद अपन को इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से और पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, और सभी टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आज एक आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, और ये आपको आपकी लाइफ के लिए भी पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप अपनी कमाई शुरू करेंगे आपको इस चीज से अपना पाला जो है डालना ही पड़ेगा, पालना ही पड़ेगा। ये टॉपिक का नाम है टैक्सेशन। पेपर इससे सवाल पूछता है, आपके जीवन से जुड़ा है, तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, कॉमर्स, या फिर आप आगे और कुछ पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी, सीजीएल, रेलवे, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने मान लेते बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी जीवन में, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल अर्न एंड यू विल पे सम टैक्स। तो ये जो है मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से पूजा आपको यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ फ्रेश टॉपिक। आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। टैक्सेशन की जब मैं बात करता हूँ, दो ही टैक्सेस आपके दिमाग में आते हैं। वो आते हैं, एक तो इनकम टैक्स जो कि आप अपनी कमाई पे देते हैं, एक आता है जीएसटी जो कि आप सभी सामान पे देते हैं। बट इससे बड़ा खेल है टैक्सेशन का। आपके पेपर में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, सर्विस टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जीएसटी और इन सब में फर्क क्या है, कौन से डायरेक्ट टैक्स है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑक्ट्रॉय क्या होता है। मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं आपको बहुत सारे टैक्सेस पढ़ा दूंगा, तो वो सब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लिमिटेड चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो कि आपके पेपर में काम करती है। आप ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी ओरिएंटेड क्लास कोई होने वाली है, पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज यूपीएससी में इससे बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। एसएससी ऊपर ऊपर से डेफिनेशन से काम चला लेता है, एग्जाम्पल से काम चला लेता है, टाइप से काम चला लेता है। हम वहीं तक जाएंगे। गुड आफ्टरनून, मैं बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी एकदम बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। सबसे पहले आप मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमर्स साइड से पढ़ा हुआ है। अगर आप पढ़े भी हुए हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आप सीखना चाहते हैं। आई टेक इट फ्रॉम जीरो। ये जिंदगी में आपको ये सेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जितना चलेगा चलेगा नहीं, 1 घंटा चले टॉपिक, 1.25 घंटा चले, वो देखी जाएगी। उसके बाद कुछ और भी आपके लिए रखा हुआ मैंने आज की क्लास के लिए, बट आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए टैक्सेशन का बेस क्या है, व्हाट व्हाई डू वी नीड दीज टैक्सेस? बिकॉज सी गवर्नमेंट जो हमारी है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी को खर्चा करना पड़ता है बहुत सारा। यानी सरकार को खर्चा करना पड़ता है सड़क बनाने के लिए, और बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो सरकार को करने होते हैं। राशन की दुकानें जो चलती हैं उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। आप जो अपना फॉर्म भरते हैं 100 रुपए का, what do you think the whole system, the whole stage, including tier 1, tier 2, tier 3, then CPT, document verification, creation of dossiers, sending of those dossiers to your departments, filling up of application form, window for correction, showing of that admit card status, admit card print, these facilities, these websites, आपको क्या लगता है सिर्फ 100 रुपए में मैनेज करी जा सकती है? 100 रुपए का मतलब ये है, क्या ये आपके 100 रुपए ही वर्थ है? आप कहेंगे नहीं सर, फॉर्म तो 10-20 लाख फॉर्म भरते हैं। फिर भी नहीं, ये जो 100 रुपए आप देते हैं ये काफी कम होता है। यानी सरकार को इसके अलावा भी हो सकता है कुछ खर्चा करना पड़ता हो प्रूफ के तौर पे कि आपके 100 रुपए में से कुछ हिस्सा सैलरी के लिए जाता होगा। नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत बड़ा पैसा जो है वो टीसीएस ले जाता है इन सब चीजों को कंडक्ट कराने में। टीसीएस आपके लिए आयोन डिजिटल जोन जो है अपना बुक करके रखता है। सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर चलती है, उनके पास इतने सारे पीसीस हैं, यानी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे तरीके से सेट कर रखा है। क्या आपको लगता है कि आप फॉर्म भरेंगे तो ही वहां बैठे हुए सरकारी इंसान की तनख्वाह जाएगी? यानी एसएससी में कोई क्लर्क काम कर रहा है तो उसके आपके 100 रुपए से कोई मतलब नहीं है। टीसीएस स्टार्टअप कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपका पेपर कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी, तो उसकी सैलरी जो दी जाती है वो डेफिनेटली जो है सरकार अपने पास से देती है। वो ये उसे नहीं कहेंगे यार इस बार बच्चों ने कम फॉर्म भरा है, सैलरी कम ले लो। चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके आप मुझे बताएं कि अगर मान लेते हैं आप जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो जीएसटी वाले डिपार्टमेंट की सैलरी कोई तो देता होगा। वो कौन देता है? वो देती है गवर्नमेंट। तो सैलरी कहाँ से दी जाती है? यानी सरकार का कुछ खर्चा तो है, ये बात हमें पता है, और एक खर्चा बहुत ज्यादा है। सोचो कितने सारे लाखों लोग काम कर रहे हैं, हजारों बिल्डिंगे हैं, हजारों गेस्ट हाउसेज हैं, इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको। सरकार को बहुत पैसा खर्च करना होता है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा आपका टैक्सेशन से, यानी जनता ही वो पैसा देगी। टैक्सेशन जो है इसकी नीड क्या है? सबसे पहला सवाल, इसका आंसर ये है कि इनकम जनरेशन फॉर गवर्नमेंट। I'll not keep this very boring, बहुत बोरिंग नहीं रखूंगा। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है थोड़ा सा ही होगा, इसके बाद अपन लोग बाकी डेटा पे मूव कर जाएंगे। गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है ये जो अमीरी और गरीबी का फर्क है ये दूर हो जाना चाहिए? यानी एक इंसान ऐसा है जिसने अपना पैसा देखा ही नहीं, उसके पास कितना पैसा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अडानी है, अंबानी है, नहीं दूर होना चाहिए, बट क्या कम हो जाना चाहिए?
जितना अभी है इससे कम होना चाहिए ना। एक इंसान ऐसा जिसने अपना पैसा ही नहीं देखा कभी, एलॉन मस्क का एक ट्वीट करता है 20 बिलियन घट जाते हैं फिर बढ़ जाएंगे। दूसरा इंसान ऐसा जिसे रोटी नसीब नहीं हो रही, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, शाम को वो देखता है कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए, 150-200 रुपए इकट्ठे होते हैं, फिर दुकान पे जाता है, 200 ग्राम आटा खरीदता है, 5-10 रुपए के मसाले खरीदता है, थोड़ा सा तेल खरीदता है थैली में, घर जाके उससे खाना बनाता है। खाना बनाने के लिए उसके पास जो है ईंधन नहीं होता, तो लकड़ी जो है बीनता है, लकड़ी को जलाता है घर पे जाके, और उससे जो है खाना पकाता है। उसके चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जल्दी से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये जो दूसरा रीजन है टैक्सेशन का, ये भी आपको रीजनेबल लग रहा है? यानी जो रिच और पुअर गैप है, इसे जो है हमें डिक्रीज करना होगा, ये जरूरी है। इनकम डिफरेंस शुड बी देयर, बट इट शुड नॉट बी दिस मच। इतना नहीं होना चाहिए गैप, इतना नहीं होना चाहिए कि एक के पास इतना है जो हर 6 महीने में एक मकान खरीद रहा है, और दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना किराया ना भर पाए, है ना। तो ये गैप जो है थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अब सरकार कैसे काम करती है? सरकार कहती है टैक्स मैं लूंगी, लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो मैं सबसे लूंगी, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो मैं सिर्फ अमीरों से लूंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो इनकम टैक्स है, अच्छा ऐसे ही डिटेल में सीखना है आपको। आप ऐसा तो नहीं है कोई सोच रहा है कि मैं लूसेंट के 2 पेज दिखा के इसे खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आई टेक सम टाइम, आई टेक अराउंड एन आवर टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बट हाँ काम आएगा, जीवन में सुख पाओगे इसे सीख लोगे तो, ठीक है। बिकॉज कहने को तो यूट्यूब गूगल कहीं भी लिखोगे तो आपको टॉपिक मिल ही जाएगा, बट सीखने वाला काम ये है कि 1 घंटा आप मुझे दो, बदले में मैं आपको इसे सिखा के भेजूंगा। यानी जो रिच और पुअर का गैप है ये मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। ये है इनकम टैक्स। एक इंसान ऐसा है जो कमाता है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए। एक इंसान ऐसा जो कमाता है 2 लाख रुपए। आपको क्या लगता है घर चलाना किसके लिए मुश्किल है? 2 लाख वाले के लिए घर चलाना मुश्किल है, क्योंकि करीब 17-18 हजार रुपये वो कमाएगा। 18 हजार रुपये में घर चलाना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। 50 लाख वाले ने हो सकता है अपने पैसे कभी अपने हाथ में भी ना देखे हो, क्योंकि वो कितना ही विड्रॉ कर ले, 50 लाख रुपए सालाना का मतलब है 4 लाख रुपए महीने की कमाई, वो घर पे कितना ही खर्चा कर ले, अगर उसने 2 महीने 4-4 लाख पूरे भी लगा दिए तो तीसरे महीने वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। वो वर्चुअल पैसा उसका एफडी वगैरह के रूप में पड़ा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा टैक्स किसे देना चाहिए? ज्यादा टैक्स देना चाहिए 50 लाख वाले इंसान को, कम टैक्स देना चाहिए 2 लाख वाले इंसान को। ऐसा क्यों? बिकॉज ही कैन सो ही शुड, ही कैन नॉट सो ही शुड नॉट। सरकार का ऐसा मानना है कि इनकम टैक्स, एटलीस्ट इनकम टैक्स में ऐसा मानना है कि जो दे सकता है वो दे, किसके बदले? जो नहीं दे सकता उसके बदले। यानी यहाँ पर देखिए सरकार को 100 रुपए चाहिए ही चाहिए। अब वो 100 रुपए में 50-50 रुपए ये दोनों दे दें, या फिर 90-10 ये दोनों दे दे। सरकार को अपने 100 रुपए से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये वाला जो आपका लॉजिक है ये काम करता है। ऑब्वियसली 2 लाख पे जीरो टैक्स बनता है, बट स्टिल एक एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा हुआ, एग्जांपल के तौर पे ये प्रिंसिपल काम करता है। दैट हु कैन पे शुड पे, दैट हु कैन नॉट पे शुड नॉट पे, ये इसका लॉजिक चलता है। अब सरकार इसे कैसे करती है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। बट क्या कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि गरीबों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके जीएसटी का। मैं अपने घर का राशन लाता हूँ, मान लेते हैं 2,000 रुपए का राशन, मतलब बेसिक चीजें, इसके अंदर मैं महंगी वाली चीजें नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं इसके अंदर जबरदस्ती ट्रेसमे के शैम्पू इंक्लूड नहीं कर रहा। मान लेते हैं आपका और मेरा हर सेम राशन लाता है, सेम चीजें, वो दालें आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा। अगर आपका मेरा फैमिली का साइज सेम है, तो क्या आपके घर का जो राशन है जिसमें आटा, नमक, दाल, चीनी, चावल, घी, तेल, रिफाइंड, ये सब चीजें आपकी मेरे घर की सेम होगी? आप भले ही उसे मजबूरी में खरीदे, मैं उसे खुशी खुशी खरीदूं, बट जितना चावल आपको खाना है उतना मुझे खाना है। आप चावल नहीं गेहूं ज्यादा खाएंगे, अल्टीमेटली यू हैव टू स्पेंड द टाइम स्पेंड। यानी मान लेते हैं मैं 2,000 रुपए लगाता हूँ महीने के, आप 2 लाख, आप जो है मान लेते हैं आप भी 2,000 लगाते हैं, ये मान लेते हैं महीने का हमारा खर्चा है। अब सोचो मेरी कमाई मान लेते हैं 50,000 रुपए महीना, और आपकी कमाई है 10,000 रुपए महीना। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए 2,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, मेरे पास 25 नोट थे 2,000 के जिसमें एक ही खर्च हुआ है। आपके लिए 2,000 इज अ बिग अमाउंट, आपके लिए इट इज 20% ऑफ योर इनकम। मेरे लिए कितना हो गया जी? क्या ये मेरा 4% ऑफ इनकम होगा? पक्का? ठीक है, 4% ऑफ माई इनकम होगा। अब मान लो सरकार ने इस पे टैक्स वगैरह लगा रखा है, और इसके अंदर 10% टैक्स इंक्लूडेड है। आई नो 18% है, मान लेते हैं 10% टैक्स इंक्लूडेड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 10% का मतलब 200 रुपए मुझसे गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, और 200 रुपए आपसे भी गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, दोनों से 2-2 रुपए जो है सरकार ले चुकी है। अब सरकार के लिए तो 200 रुपए दोनों जगह के बराबर है, बट कमाने वाले के लिए सोचो, क्या ये मेरे 200 रुपए जो है मेरे लिए 0.4% है, लेकिन आपके लिए आपका 2% है? गुड आफ्टरनून, सोचिए। मैंने 0.4 एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करा, मुझे पता था 2004 है तो 200 0.4 होगा, 2020 है तो 202 होगा। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग भी, ऐसे ही करना होता है इसे, ठीक है। अब सोचो एक्चुअल जो कमाई मेरे हाथ में बची वो बची इतनी, और आपके हाथ में बची इतनी। तो क्या आपको नहीं लगता, एक तो आप पहले ही कम कमाते थे, दूसरा सरकार ने आपको धोखा दे दिया। मतलब मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, द पर्सन हु इज पुअर pays more percentage of his income as tax। सोचो 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 सोचो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोबारा समझाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लेते। मैं भी 1000 रुपए कमाया, आप भी 1000 रुपए कमाए। आपने कोई सामान खरीदा, उसमें 50 रुपए टैक्स दिया, मैंने भी 50 रुपए टैक्स दिया। तो क्या हम दोनों पे सेम असर पड़ा? 50 रुपए टैक्स, 50 रुपए टैक्स। और सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन को, 100 रुपए हम दोनों ने टैक्स दिए, 100 रुपए और 100 रुपए हम दोनों ने टैक्स दिया। तो आपके भी 10% लगे, मेरे भी 10% लगे। बट मान लेते हैं कि मेरी कमाई इतनी थी और आपकी कमाई 1000 थी, तो मेरे लिए अभी बहुत कम हुए, मेरे लिए 1% हुआ, आपके लिए 10% हुए। तो जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप 90% ही खर्च कर पाओगे। आपको पता है बाकी 10 तो फ्री के ही चले जाएंगे। आई नो 90 का 10 9 होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो प्लीज, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं यहाँ पे 99% जो है खर्च कर पाऊंगा। दैट इज द पर्सन हु अर्न्स मोर सफर्स लेस। ये है आपके दो तरीके के टैक्सेस। तीसरा एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ मैं आपको। उसमें ये है जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कमाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कमाता हूँ। फ्लैट रेट है 5%। इनकम पे जो भी आप कमाते हो उसका 5% आपको देना ही देना है। आप 10 रुपए कमाते हो या आप 1 लाख रुपए कमाते हो, आपको 5% देना ही देना है। ये तीन तरीके के टैक्सेस आपने अभी सुने हैं। तीनों के नाम अब मैं आपको बताता हूँ। टैक्सेस के जो टाइप है, अभी मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं पढ़ा है। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्सेशन के टाइप से याद रहिए, ये पेपर के सवाल है जी, फॉर योर रेफरेंस। ये मत समझना कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी जल्दी खाना खा के चाय छोड़ करके 3 बजे के बाद पीऊंगा और आ जाऊँ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने। ऐसे मुझे कोई ऐसे अजीबोगरीब शौक नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अगले पेज पे लिखता हूँ आपके लिए, रिग्रेसिव टैक्सेशन, और तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सरकार को ज्यादा पे करना होगा। इसका क्लासिक एग्जांपल होता है आपका अच्छा बहुत बढ़िया, इसका क्लासिक एग्जांपल होता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इनकम टैक्स कैसे काम करता है, उन्होंने आपको कह रखा है कि अगर आपकी कमाई अगर 0 से 2.5 लाख तक है तो आप 0% टैक्स देंगे। आपकी कमाई 2.5 से 5 लाख है तो आप मान लेते हैं 5% टैक्स देंगे। 5 से आपकी मान लेते हैं 10 लाख है तो आप 20% टैक्स देंगे, और 10 लाख से ऊपर है तो आप 30% टैक्स देंगे। यानी अगर किसी इंसान की कमाई जो है मान लेते हैं 2 लाख है, मुझे बताओ कितना टैक्स देगा। दिस इज इनकम, दिस इज इनकम टैक्स। अब आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाऊंगा, पीडीएफ से भी कर सकते हैं अविनाश, वैसे साथ भी कर सकते हो। आज ना, आज ज्यादा लिखने का नहीं है, तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स, यहाँ से भी आप कर सकते हो। सिर्फ ये बात लिखनी है आपको और उसके बाद सीधा प्रोग्रेसिव वाली बात लिख सकते हो। जीरो, वाई? बिकॉज अंडर 2.5 लाख वट एवर यू अर्न यू पे नथिंग। अच्छा, अगर मैं अंग्रेजी में 2 4 लाइनें बोल देता हूँ तो अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ आता तो प्लीज बिना शर्माए बिना झिझके आप क्लास में लिख सकते हैं कि सर इसे हिंदी में बता दो। अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं अंग्रेजी में सिर्फ इस वजह से बोलता हूँ, मैं आपको सच बताऊंगा आज बिल्कुल मन से, जिससे आप सीख जाओ। सच में यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि कल डिपार्टमेंट में जाओगे तो हो सकता है कि साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो, अपने ये दिल्ली वाले इलाके को छोड़ के कहीं पर भी जाओगे ना, पूरा काम इंग्लिश में होगा। सुबह 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक आपसे हिंदी में कोई बात नहीं करेगा। तब के लिए, तब जब वहां बैठे होगे तो मुझे दुआ दोगे। मैं हाँ इतनी दूर की सोचता हूँ। अगर मेरी कमाई मान लेते हैं 5 लाख है तो अब बताओ मैं कितना टैक्स दूंगा। आपने जो परसेंट लिखा है, देखिए अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं शांतनु, सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 5 लाख पे कितना इनकम टैक्स होगा? आई एम नॉट आस्किंग द परसेंटेज, आई एम आस्किंग द टैक्स। 50,000 रुपए। 5 लाख का इनकम टैक्स पता है कैसे कैलकुलेट होगा? इसे तोड़ना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपए अगर मेरे यहाँ से 0 से 5 लाख लिखे हैं तो मैं इसे तोड़ूंगा दो हिस्सों में। कैसे? पहले 0 से 2.5 तक तोड़ूंगा, यहाँ पर मेरा कोई टैक्स नहीं होगा बिकॉज सरकार ने मना करा है। दूसरे नंबर पे 2.5 से लेके 5 लाख तक मुझे 5% देना है, तो 5% होगा सिर्फ इस इनकम का। 5% ऑफ माई इनकम माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख, समझ गए? यानी ये होगा 12,500 रुपए। जो सीए या होते हैं उन्हें तो वैल्यू रेडी होती है, जैसे मुझे भी ये वैल्यू रेडी हुई है कि जब भी मैं अपना इनकम टैक्स निकालूंगा तो मुझे पता है कि 5 लाख तक तो 12,500 आना है, उसके बाद का आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये समझ गए कैसे है? इसी तरीके अगर मेरी इनकम 4 लाख है तो मुझे बताओ मेरा टैक्स कितना होगा। इस बार मैं नहीं बताऊंगा। 0 से 2.5 शून्य, 2.5 से 4 1.5 लाख पे 5%। समझे मैंने कैसे करा है? एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरी इनकम 6 लाख है तो 6 लाख वाली इनकम को 3 हिस्सों में तोड़ना होगा। पहला हिस्सा होगा 0 से 2.5 जिसपे कोई टैक्स नहीं बना। दूसरा होगा 2.5 से 5 जिसपे 12,500 रुपए टैक्स बना। तीसरा होगा 5 से लेकर 6 जो कि 1 लाख पे मुझे 20% टैक्स देना है, जो कि 20,000 रुपये होगा। यानी मैं टोटल टैक्स जो दूंगा वो 32,500 रुपीज दूंगा। सोचिए, ये होगा मेरा टैक्स, ये है मेरी इनकम। ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज एज यू अर्न मोर द टैक्स स्लैब इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप ज्यादा कमाते हैं वैसे वैसे टैक्स स्लैब जो है बढ़ जाती है और आपको ज्यादा टैक्स देना होता है। मान लेते हैं कोई इंसान को पकड़ते हैं जिसकी कमाई जो है 2 लाख रुपए है, 2 लाख पर मंथ। इसका टैक्स निकाल के बताओ आप, थोड़ी मेहनत कराता हूँ। टैक्स स्लैब्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 0 5 20 30 ली है, निकाल के दिखाओ।
टैक्स कितना बनेगा इस बार मैं नहीं बताऊंगा। 0, 5, 20 और 30। 2 लाख पर मंथ। अरे बेटे पर मंथ जो टैक्स लगता है वो सालाना पे लगता है, तो सालाना 24 लाख रुपए कमाता है। सोचो सोचो, पर मंथ लिखा है। 172 आया है एक बच्चे का आंसर। मैं नहीं बताऊंगा जी, मैं नहीं बताऊंगा। एक मंथ का 2 लाख, तो शुभम इनका सीए पूछेगा सालाना क्या कमाते हो, ये कहेंगे 24 लाख, तो फिर 24 लाख पे कैलकुलेशन होगी। हद से ज्यादा। 5,53,000 आया और 1,75,000 आया। स्लैब्स क्या थे बेटा, ध्यान से देखो, ये ना रिटेन करो, थोड़ा रिटेन करो। 0, 5, 20, 30 और 0, 2.5, 5, 10। रट्टे नहीं मारने, समझना है बस। देखो मैं अब साथ साथ शुरू करता हूँ। 24 लाख अगर कोई कमाता है तो उसे ऐसे ही तोड़ना होगा, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। ठीक है जी। अब अगर 0 से हम जाते हैं 2.5 तक, तो यहाँ तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर अभी आपने निकाला था कि यहाँ पर आप निकालेंगे 5% ऑफ दिस 5 लाख, दैट इज 12,500 हो गया, है ना। यहाँ पर 0 था। अब आप निकालेंगे यहाँ पर 20% ऑफ दिस 5 लाख। ये एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, ये 2.5 होगा। 2.5 लिखो, 5 लिख दिया मैंने, 2.5 लिखो। यानी ये कितना होगा जी, 20% 5 लाख, ये सीधा याद होता है 1 लाख। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? अब आप 10 लाख से आगे जा रहे हैं 24 लाख तक, तो क्या आपको 14 लाख पे टैक्स निकालना है? 14 लाख पे आपको 30% निकालना है। कितना हुआ जी, 14 या 42, क्या 4.2 लाख टैक्स हो गया। 44, 4, 42, 4, 42, 500। या तो मैंने कोई कैलकुलेशन गलत करी है फिर। 4, 42, 500 कैसे आ रहा है आप लोगों का? अरे भाई 4, 42, 500 कैसे आ रहा है? अरे भाई 0 से 2.5 शून्य। कंफर्म करो, इधर देखो, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 24 लाख रुपए कमाता हूँ, 10 तक का दे चुका हूँ, तो 14 बजे 14, 42 यानी 4.2 लाख। 4.2 में 1 लाख ऐड करोगे तो 5.2 यही हो गया, यानी 5.325 ऐसा कुछ बनेगा। यानी 5 लाख, और 5,20,000 ये है, 5,32,500 रुपये टैक्स बन गया। समझ पाए? यानी जो ज्यादा कमाता है वो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है, बिकॉज इवन इफ ही पेज 5 लाख टू द गवर्नमेंट, ही स्टिल हैज अराउंड 18 लाख। उसके पास अभी भी 1.5 लाख रुपए महीना खर्च करने को है। लेकिन जो इंसान बहुत कम कमा रहा था, 2 लाख रुपए महीना साल कमा रहा था, वो 1 भी रुपया टैक्स नहीं देगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी तरीके सीखा जाता है। ठीक है जी, समझ गए जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख गए हैं। नो अविक, दैट इज व्हाई दे गेट अ सैलरी ऑफ $1 पर मंथ, $1 पर ईयर, इफ यू नो। बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ कहते हैं हम तो 1 रुपया लेते हैं। वाई? अगर उन्हें शौक नहीं होता तो वहां क्यों होते वो इतनी बड़ी पोजीशन पे? दे लाइक टू अर्न मनी, दैट इज व्हाई दे आर देयर। नहीं, वो कहेंगे नहीं हमें दुनिया बदलनी है, दुनिया भी बदलनी है लेकिन अपना बैंक बैलेंस भी बदलना है। चले आगे। मतलब उसका रीजन यही होता है कि उन्हें इनकम टैक्स जो है कम देना पड़े। खैर आगे चलते हैं, सरकार भी बहुत समझदार है। 5 के बाद सीधे 20, ये हर साल बदलता रहता है प्रतीक्षा। इस बार का बजट तो मैं नहीं देख पाया हूं बहुत ध्यान से, बट लास्ट बार का जो था सिचुएशन वो यही था। मेरा ख्याल इस बार भी ऐसा ही कुछ है, मतलब ये एक एग्जांपल लिया है बस मैंने। सब्र रखिए प्लीज, सारा कुछ बताया जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, सेम है इस बार भी। ठीक है, क्या यहाँ तक का एग्जांपल आप समझ पाए? ये था प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखूं प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में टैक्स स्लैब्स आर ऑफ हायर रेट एट हायर इनकम। समझ के, बहुत देसी भाषा लिख रहा हूँ जिससे आपको रिटेन रहे पेपर में। यानी जो ज्यादा एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 2.5 लाख 0%, और 2.5 से लेकर 5 लाख 5%। ठीक है, ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस सिर्फ एग्जाम्पल है। समझ गए क्या चीज है? अभी तो जीएसटी समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको उसे समझने में। जीएसटी बहुत मजेदार चीज है समझने के लिए। चले आगे। हाइपोथेटिकली एक ऐसा देश बन जाए जहां पर कम जो कमाता है, जो कम कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, हे भगवान ऐसा अपने देश में कभी ना हो, क्योंकि उससे तबाही आ जाएगी। ये हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन। पिछले वाले में भी ऐसी देसी भाषा लिखता हूँ, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है।
क्या ये बात आप समझ पाए? बहुत देसी भाषा लिख रहा हूँ सो दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स। जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है, जो कम कमाता है वो टैक्स नहीं देता है। समझ पाए? ये हो गया प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तीसरा है प्रोपोर्शनल, सीधा परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज ऑफ इनकम। क्या इसमें कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं भी 5% दे रहा हूँ, आप भी 5 दे रहे हो। इसमें जरूर गरीब आदमी का नुकसान है, ठीक है, जरूर इसमें गरीब आदमी का नुकसान है, बट दिस इज द वे इट इज की परसेंटेज फिक्स कर दिया आपके लिए, मेरे लिए, अंबानी के लिए, तो उसमें नुकसान ये है कि मेरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है, अंबानी साहब के लिए इट इज लाइक नथिंग। टैक्स स्लैब फिक्स क्यों नहीं करे? जिससे जिससे कि आपका जो अमीर आदमी है वो ज्यादा पैसा दे सके, तभी जो 10 से ऊपर कमाता है 30% देगा, और जो कम कमाता है वो कम पैसा देगा। ठीक है, सब समझाऊंगा, एग्जांपल्स वगैरह सब दूंगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अभी देखिए काफी सारे डेटा स्क्रीन पर आना बाकी है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ आपको एक एक करके समझाया जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह भी अभी लिखवा दूंगा आपको, थोड़ा सा रुके प्लीज प्लीज, थोड़ा सा रुके, आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो 4-4 5-5 लाइनें आप छोड़ दें, पहले मैं आगे चल के कुछ एक और बढ़िया चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। ये दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है जीएसटी का, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट वर्क, ये मैं आपको एक समझा देता हूँ। इसे समझाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, वो है आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अगर मैं सभी टैक्सेस को डिवाइड करूं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलता है आयुष्मान, सभी टैक्सेस को अगर मैं डिवाइड करूं, हर कोई टैक्स देता है जो पैसा कमाता है, तो वो दो तरीके के टैक्सेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे इन दोनों कोई से भी टैक्स को रखूं, तो वो इन दोनों में से कहीं ना कहीं रखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? अगर मैं कमाता हूं और मैं पैसा दे रहा हूं, तो क्या उसका आपसे कोई भी कनेक्शन है? मैंने कमाया, कहीं से भी कमाया, और मैंने अपनी जेब से जाकर कुछ पैसा सरकार को दे दिया, क्या इसका मेरे पड़ोसी से मतलब है? कोई भी मतलब नहीं। क्या इसका किसी दुकानदार से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। फैक्ट्री वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है नहीं, वो इसके अंदर नहीं आता। वो टाइप ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स किस तरीके करा जाता है, ये है कितने तरीके के टैक्सेस है, यानी इसके अंदर इनकम टैक्स और आपका जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज सेस, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उसके लिए पूरी चेन ऑफ इवेंट्स होंगे, जैसे कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप होटल में खाना खाने गए, होटल वालों ने आपके लिए 5% जो है टैक्स बुक कर रखा है, वो 5% टैक्स मैंने, यानी जिसने अभी अभी वो खाया है पनीर टिक्का, क्या उसने गवर्नमेंट को दिया है? लेकिन मैंने क्या डायरेक्टली वो पैसा जाके दिया है? अगर मैं बात करता हूँ उस 500 रुपए की जो मैंने टैक्स दिया है, मैंने क्या डायरेक्टली दिया? नहीं। मैंने क्या करा जी, उस रेस्टोरेंट वाले को दिया, उसने क्या करा, हो सकता है किसी और को आगे दिया हो, और वो टैक्स वहां से गवर्नमेंट के पास पहुंचा हो। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा। क्या आप डायरेक्ट टैक्स पूरे तरीके से समझ चुके हैं? आप चाहें तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, करके देखिए। टैक्सेशन जो है और टैक्स, दोनों में फर्क ये है, टैक्स एक टाइप है, जैसे बच्चा और बचपन में फर्क है। टैक्स एक बच्चा है जिसका बचपना जो है वो टैक्सेशन है, यानी टैक्सेशन के टाइप्स का मतलब है किस तरीके टैक्स करा जाता है, आप लोगों को समझ गए? टैक्स का मतलब अपने आप में जीएसटी हो गया, जीएसटी इज अ टैक्स, या इनकम टैक्स इज अ टैक्स, एंड इट्स टैक्सेशन टाइप इज प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ गए आप? फर्क सब समझाऊंगा बेटा, सब समझाऊंगा, थोड़ा सा प्लीज सब्र रखें। आगे चलते हैं जी। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ फर्क समझ आ गया होगा। अब एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लेता हूँ, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में जीएसटी आ सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर आपसे बात करता हूँ तो इसका एक एग्जांपल पकड़ते हैं, जीएसटी। एक ऐसा एग्जांपल उठाऊंगा जिसके बाद मुझे नहीं लगता आप कहीं पर भी अटकेंगे जीवन में, आपको पूरा जीएसटी से समझ आ जाना चाहिए कैसे चेन ऑफ इवेंट्स चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं अपने ही काम का, मैं कोई स्टील का जग बनाता हूँ, ये तो चलेगा, मैं कोई स्टील का आपके लिए जग बनाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा सुंदर सा ऐसा एक जग बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा जग वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, कई बार क्या होता है, कई लो क्वालिटी जग्स होते हैं, उन्हें भारी शो करने के लिए, क्योंकि भारी जग लोग कहते हैं ना अच्छा होता है, उसका जो हैंडल होता है, ये हैंडल इसके अंदर सैंड भर दी जाती है, सो दैट यू फील इट इज हैवी, ये मेटल का बहुत भारी जग है, ऐसा करा जाता है। ये कुछ लो क्वालिटी जग्स में होता है, आजकल जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो ये सब नहीं करती है फर्जी बना, बट ऐसा भी करा जाता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं मान लेता हूँ एक ऐसा जग बनाता हूँ बहुत ही बढ़िया सा। चलो ध्यान से समझो, अब एक जग मैंने बनाया और इस जग की कीमत थी 500 रुपए, और इस पे 12% टैक्स था। तो मुझे बताओ मुझे कितना टैक्स लेना पड़ेगा? बीच में अगले 15 मिनट कोई भी डाउट मत पूछना। 60 रुपए, यानी मैं दुकान वाले को जो बिल दूंगा उसमें कहूंगा 500 रुपए तो जी मेरे हैं, 60 रुपए सरकार के हैं, आप मुझे 560 रुपए दे दो। राइट, 500 रुपए जग के, उसका 12% सरकार के लिए, टोटल पैसा 560 रुपए आप मुझे दे दो। बट हाउ डज इट वर्क? मान लेते हैं जी ये जग बना था अलग अलग स्टेजेस में। सबसे पहले ये कोई शीट होगी, एक शीट होगी लंबी सी, उसमें से क्या होगा, एक सर्कल गोल करा गया होगा। अगले स्टेज में इस सर्कल को लेके एक मशीन के अंदर लगाया गया, मशीन में लगाया गया होगा, और उससे छोटी सी पतीली बनाई गई होगी काले रंग की।
उसके बाद इसे अगली मशीन में डाल के इससे एक लंबा सा जग बनाया गया होगा। अगले स्टेज में इस जग के साथ हैंडल को लगाया गया होगा। हैंडल को लगाने के बाद इसकी पॉलिशिंग हुई होगी, इस पे पन्नी चढ़ी होगी, स्टिकर लगा होगा किसी कंपनी का। उसके बाद ये डब्बे में पैक होकर दुकान पे पहुंच गया होगा। दुकान पे पहुंचा होगा होलसेलर की, होलसेलर ने रिटेलर को दिया होगा, रिटेलर ने आपको बेच दिया। क्या ये लंबी चेन ऑफ इवेंट्स आप समझ गए? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मानता हूँ जी, ए ने इस काम को शुरू करा। ए कोई मिस्टर जिंदल है जिन्होंने अपनी स्टील की कोई शीट बनाई, उन्होंने इसे जो है बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी ने ई को बेचा। ई जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है आपका जग, जो कि मान लेते हैं इसने एफ को बेच दिया और एफ जो है वो है कंज्यूमर। ठीक है, अब आराम आराम से आप समझना। ई ने फाइनल जग तैयार कर लिया। जो ए है, मान लेते हैं इसने इस सामान को बी को बेचा था 100 रुपए का, और इसने उससे 18 रुपया टैक्स लिया था। तो क्या 118 रुपया बी ने ए को दे दिया, बदले में उसे जो है वो शीट मिल गई, ये गोल सी शीट मिल गई। इसी तरीके बी ने इस शीट पे काम करा और इसे 120 रुपए का बना दिया। 120 में इसने क्या करा, यहाँ पे 18% जोड़ा और उसके बाद इसे तैयार करके जो है मार्केट में बेच दिया। बताओ जी 120 का 18% कितना हुआ? 18 इंटू 12 कितना हुआ? 21.6 आप लिख रहे हैं, शाबाश। फिर पेपर में कहते कैलकुलेशन स्लो है ना? पेपर कैलकुलेटिव था, मैथ्स इन्हें नॉन कैलकुलेटिव चाहिए। 141.6 का इन्होंने आगे बेच दिया। थोड़ा थोड़ा आप समझ पाए। अब सी, ये बदले में क्या हुआ, सी ने इन्हें 141.6 रुपीज दे दिए और बी ने इन्हें सामान दे दिया। इन्होंने इसे 200 रुपए का कर दिया, 200 पे 18 लिए तो 36 हो गया। इन्होंने 236 का सामान आगे बेच दिया। क्या पूरी चेन आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को। डी ने ई को बेचा 300 रुपए का, 300 में 54 जोड़े और 354 रुपए का इसने इसे दे दिया। समझ गए यहाँ तक? अब ये जो जग है ये क्रिएट हो गया है और जग पे 12% टैक्स होगा, बिकॉज ये स्टील का जो काम करते हैं वो समझेंगे। रॉ मटेरियल इज टैक्स एट 18%, फाइनल गुड्स आर टैक्स एट 12%। तो सोचो, अगर ये जग जो है आगे बिक रहा है और ये जग 500 रुपए का हो चुका है, तो क्या 500 पे 12% 60 रुपए जो है वो ग्राहक जो है इसे देगा, बदले में जग अपने घर ले जाएगा, खूब पानी पिएगा इसमें जिंदगी भर। समझ गया पूरा प्रोसेस? अभी जो चेन ऑफ इवेंट्स है इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको ये सब चीजें मुश्किल लग रही हैं तो प्लीज अपने थोड़ा सोच का दायरा बढ़ाइए, बिकॉज अब जब आप जाएंगे डिपार्टमेंट में तो ये सब आपको करना पड़ेगा। दिस इज द लीस्ट जो आपको करना होगा। तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखिए, इन चीजों को मुश्किल मत मानिए, आराम आराम से समझते हैं। देखिए कहानी कैसे चलेगी कि जब ये इससे क्या, अब रकम को छोड़ दो, सिर्फ टैक्स पे फोकस करो। ये 60 रुपए है, ये 54 रुपए है, ये 36 रुपए है, ये 21 रुपए और ये 18 रुपए। ध्यान से बात को समझो। जो बी इंसान है, बी इंसान ने क्या इसे 18 रुपया टैक्स का दिया है? बी इंसान 21.6 रुपए जो है वो टैक्स किसी से लेना चाहता है। वो टैक्स इसने क्या लिया है यहाँ पर, बी की अगर मैं बात करता हूं तो अभी अभी सी ने बी को 21.6 रुपए दिए थे। क्या ये 21.6 रुपए बी के पर्सपेक्टिव से जो इसने लिए थे ये डिजर्व करता था? नहीं। ये 21.6 रुपए इसे आगे गवर्नमेंट को देने थे, बिकॉज इसका क्या मतलब, टैक्स सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर देगा और कोई नहीं देगा। टैक्स सिर्फ और सिर्फ जो है कंज्यूमर की जेब से ही जाता है, बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या 21.6 रुपए ये गवर्नमेंट को देने वाला था सी से लेके? इसने यही तो सी को पर्चे पे लिख के दिया था, भाई मेरे हैं इसमें 120 रुपए, 21.6 रुपए सरकार के हैं, वो तो मुझे दे दो। तो इसने कहा कि मैं वो सरकार को जाके दूंगा। क्या ये गवर्नमेंट को देने वाला है ये 21.6? बट जब ये देने जाएगा तो ये दिमाग लगाएगा कि यार इसमें से 18 रुपए भी तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है कि अब इसे यहाँ पर 3.6 रुपीज देने चाहिए या पूरे 21.6 देने चाहिए सरकार को? इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थोड़ा 10 मिनट लूंगा मैं आपके। इसे सिर्फ 3.6 रुपए देने चाहिए। ये जब अपनी फाइलिंग करेगा, ये जब अपना पूरा पर्चा बना के देगा अपने वकील को, तो वकील जीएसटी के पोर्टल पे जाएगा और वहां पर लिखेगा, यानी वैल्यूज को ऐड करेगा, कहेगा मैंने 21.6 लिया, मैंने 18 जो है ऑलरेडी ए पर्सन को दे दिए हैं, बदले में 3.6 रुपए में ऐसे ऐसे जमा कर रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये जैसे ही बी ने करा, बी साफ सुथरा हो गया, बी का अब सरकार से कोई मतलब नहीं, बी इज अ गुड बॉय। अब एक प्रॉब्लम है, जो सरकार है वो ए को भी तो ढूंढेगी, क्योंकि बी ने बताया होगा कि जो 18 रुपए है मैंने वो ए को दिए हैं। कैसे ढूंढेगी? बिकॉज बी बताएगा कौन से जीएसटी नंबर पे मैंने ये टैक्स दिया है। तो ए का जब अकाउंट चेक होगा तो ए ने भी क्या सरकार को 18 रुपए दिए होंगे? सोचो। जी हाँ, बिल्कुल दिए होंगे। तो सरकार क्या करेगी, हाइपोथेटिकल अपने पास टेबल बना लेगी। सरकार कहेगी जी मुझे टोटल जो पैसा चाहिए वो चाहिए 60 रुपए, क्योंकि कस्टमर भाई ने जो है 60 रुपया मुझे दिया है। उसमें ए जो है क्या वो मुझे 18 रुपया दे चुका? बी जो है मुझे 3.6 रुपीज दे चुका। अब आते हैं सी की बात करते हैं। सी ने डी से 36 रुपए लिए थे टैक्स के। क्या ये 36 रुपए सरकार को देने जा ही रहा था? इसके सीए ने उसे रोका कि नहीं मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले, तुम 36 में से ऑलरेडी 21.6 रुपीज दे चुके हो गवर्नमेंट को, याद करो। इसने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो। तो अब ये सी कितना पैसा देगा सरकार को जाके?
बताओ 14.4 रुपीज। और अगर सरकार चाहे तो सी तक की चेन देख सकती है, तीनों मिला के 36 आना चाहिए, टेक्निकली करके देख लो। मैं नहीं कर रहा बिकॉज मुझे पता आएगा, है ना। अब ऐसे ही डी की बारी आई, डी ने ई से 54 रुपीज लिए थे, तो ये 54 देने जा रहा था, इसके सीए ने इसे रोक लिया, अरे भाई कहाँ चले तुम 54 देने, तुम ऑलरेडी जो है 36 रुपए दे चुके हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए दो सरकार को जाके। इसी तरीके ई जो है, ई की बारी आई है, ई ने 60 रुपए जो है लिए थे इससे, पूरे 60 देने जा रहा था, सरकार सीए ने कहा रुक जा यार कहाँ जा रहा है, ऑलरेडी 54 दे तो चुका है, 6 रुपए, तो क्या सबको मिला के 60 रुपए बन गए? सोचो, बिल्कुल बन गया। ये है जीएसटी का कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये सरकार इनडायरेक्टली लोगों से इकट्ठा करती है, लोगों से इनडायरेक्टली ये पैसा लेती है, समझ गए। तो कायदे से यहाँ पर ए बी सी डी ई ने कोई टैक्स नहीं दिया, ना ही ए ने कोई टैक्स दिया जेब से, ना बी ने, ना सी ने, ना डी ने, ना ई ने। टैक्स सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ने दिया है, लेकिन कंज्यूमर के बिहाफ पे इन सब ने जाकर थोड़ा थोड़ा टैक्स जमा करा है। नहीं, नुकसान क्या कहे, मतलब ऐसे ही चलता है, देखिए सरकार तो ऐसे ही चलती है, पैसा लेती है सरकार तभी तो देश आगे बढ़ता है, ऐसे ही चलता है। नुकसान कहे या जिम्मेदारी कहे, आपके ऊपर है, देना तो है ही। गुड इवनिंग, ठीक है जी। रिटर्न फाइलिंग वगैरह भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, पहले ये बताएं आपको ये सब समझ आ गया। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि इतना अगर सिंपल होता तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट ही क्यों होता जीएसटी का, रेडबाजी क्यों होती, दुनिया भर की चीजें क्यों होती। होता क्या है कि इनमें से कोई ना कोई शैतान सिंह निकलता है। जैसे ये क्या करेगा, ये अपनी फाइलिंग लेट करेगा, या फिर ये फाइलिंग गलत कर देगा, ये कुछ ऊपर नीचे कर देगा, जिसके चक्कर में जो है इसके अड़ोसी और पड़ोसियों को भी दिक्कत हो जाएगी। इसी के लिए जो है जीएसटी पोर्टल, जीएसटी की टीम्स, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, एसीज, टीसीज, एडीसीज, ये सब बने हुए हैं। इनका काम यही है कि लोग सही से फाइलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो इन्हें पकड़ के लाओ और इनसे टैक्स की वसूली करो ब्याज के साथ, समझ गए। अब एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगा, वो है आईटीसी। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि खास डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये जो बी इंसान है, इस ए इंसान को इसने कितना टैक्स दिया था पिछले पेज पे, इसने इसे दिए थे 18 रुपए, और इसने अपने घर पे सामान मंगवा लिया था। उसके बाद जब इसने सी को बेचा था तो इसने सी से क्या करा था, यहाँ पर ले लिए थे 21.6 रुपए, 21.6 रुपए ले लिए थे। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या ये वन डे ट्रांजेक्शन होगा? नहीं, इट वुड हैव टेकन मंथ्स, इट वुड हैव टेकन सम डेज। यानी जब ए ने बी को सामान बेचा होगा तो इसने इसे प्रोसेस करा होगा बैठ के, भैया रातों रात थोड़ी करेगा। मैंने क्या करा, दिल्ली अपना माल ऑर्डर पे लिखवाया, उसे पैसे दे दिए, उसके हफ्ते बाद मेरे पास माल आया, उसके 2 दिन बाद मेरे पास लेबर आई, उससे अगले दिन काम होना शुरू हुआ, काम एक हफ्ते चला, एक हफ्ते के बाद वो जो माल है वो पॉलिश पे गया, पैक हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई, उसके बाद मैं उसे सी को बेचा। क्या तब तक मेरे 18 रुपए फ्री में ही अटके हुए हैं सरकार के पास, बिना बात ही? लाइक अगर मैं 1 करोड़ का काम करता हूँ तो 18 लाख रुपए बिना बात, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है, कंज्यूमर का मतलब है। लेकिन दिस इज द वे जीएसटी वर्क्स, दिस इज द वे टैक्सेशन वर्क्स। इससे मुझे पुश मिलता है कि मैं फटाफट से सामान आगे बेचूं और अपना टैक्स वहां से निकालूं। जैसे ही मैं सामान बेच दूंगा, जब मेरी पेमेंट आ जाएगी, तब ये 21.6 रुपए मेरे हाथ में आएंगे। तब तक ये जो पैसा है क्या सरकार के पास पड़ा रहेगा मेरा? बिल्कुल। तो क्या सरकार के पास जो मेरा अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट के रूप में पड़ा होगा? इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। यानी आईटीसी मेरा कितना है सरकार के पास, वो होगा 18 रुपए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म? आईटीसी को लेके बहुत ज्यादा मसले होते हैं, सबसे ज्यादा जो छापे पड़ते हैं वो आईटीसी के रॉन्ग अवेलमेंट पे ही पड़ते हैं। यानी लोग आईटीसी को ज्यादा अवेल कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, जो नहीं करनी थी वो भी अवेल कर लेते हैं। आपको आईटीसी का मतलब समझ आ गया? मैं दोबारा से समझाता हूँ, देखिए मान लेते हैं जी ए ने, अब नया एग्जांपल लेते हैं XYZ का, वाई जेड का एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स ने वाई को सामान बेचा, कोई फैन बेचा, और वाई ने एक्स को जो है 100 रुपए फैन के और 18 रुपए टैक्स के दे दिए। अब वाई ने जेड को ये फैन बेचा और जेड ने वाई को जो है यहाँ पर 200 रुपए दे दिए और 36 रुपए टैक्स के दे दिए। 100 और 200 से हमारा कोई मतलब नहीं है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, सरकार को इधर से मतलब है। ये वाई क्या करेगा, जैसे ही इसके पास 36 रुपए आएंगे तो सरकार को कहेगा कि लो अपने 18 रुपए, बाकी 18 रुपए ऑलरेडी मेरे आईटीसी में से काट लो। आई हैव ऑलरेडी पेड यू थ्रू माई आईटीसी, समझ गए। यानी मैंने ऑलरेडी 18 रुपए जो आपके पास जमा कर रखे हैं उसमें से 18 काट लो, और बचे हुए 18 है जो मैं आपको कैश या एनईएफटी या फिर सो एंड सो के थ्रू जो है जमा कर देता हूँ। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? अब एक और चीज, एक फैक्ट्री को चल रही है तो क्या उसमें हर समय बहुत सारा सामान पड़ा होगा? एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 18% टैक्स है, तो क्या उस फैक्ट्री वाले के बिना बात 18 लाख रुपए हर समय आईटीसी में अटके हुए? जी हाँ, ऐसा ही चलता है। तो आईटीसी को निकालने का यही तरीका होता है कि आप सामान को बना के आगे बेचें और तभी आप इसे जो है अवेल कर सकते हैं, समझ गए। चलो इसके आगे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि स्टेट और सेंटर और आई ये सब क्या होता है, वो सब मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं जी। क्या एक और कॉन्सेप्ट आपको पूरे तरीके से समझ आ गया?
अब मैं आपको इस सब की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो है ये टॉपिक आपका पैक हो जाएगा। आपको जो है मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है हम लिखने वाला काम करेंगे, समझाने वाला काम मेरा पूरा हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। प्लीज हेल्प सम शॉप डज नॉट गिव ओरिजिनल स्लिप। समझा नहीं मिठुन बेटा, अगर मेरे लिए कोई मैसेज है तो। वैसे मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आपको प्रॉपर रिसीट नहीं देगा तो वो आगे टैक्स नहीं जमा करेगा। आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, उसमें बहुत फर्जीपना लोग करते हैं। आप सही लिख रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट का आपका ब्रेक है, थोड़ा सा ब्रेक जल्दी दे रहा हूँ बिकॉज एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ उसके बाद लिखने वाला काम हम शुरू करेंगे। आप सेशन में बन रहे हैं, हम मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चले जी शुरू करें। बेटा आपको ब्रेक दिया गया था 2 मिनट का बिकॉज नोट्स बनवाने थे हिमांशी। अब मैं जो है चीज़ों को लिखना चालू कर रहा हूँ। चलें आगे। चलो, अब पेन घिसने का समय आ चुका है। मैं बातें बहुत कम करूंगा, लिखूंगा बहुत ज़्यादा। अगर आप नोट्स अपने साथ साथ बना रहे हैं तो आप थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, और अगर आप बाद में बनाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पीडीएफ से पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी कहानी। कुछ चीज़ें मैं दोबारा लिखूंगा, जैसे कि प्रोग्रेसिव वगैरह वाली बातें, तो वो मैं दोबारा लिखूंगा आपके लिए। तो आप चाहें तो उसी में ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नए सिरे से भी आप लिख सकते हैं। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन 3 तरीके के हैं, आप जानते हैं। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कैसे करते हैं इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा, अभी आप पहले प्लीज इसे नोट करिए। अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ। दिस मेथड हैज increasing rates of tax for increasing value on which tax is being imposed. Example, income tax. This method आई होप जो डेफिनेशन की डिमांड कर रहे थे अब उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। तो अब मैं ये सब लिखना चाहूंगा, पहले लिखना मेरे हिसाब से सही नहीं था। This method has increasing rates of taxes for increasing value on which tax is being imposed. Value इस वजह से लिखा गया बिकॉज इनकम के अलावा भी हो सकता है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं सरकार ने टैक्स बना दिया, जो इंसान अपनी फैक्ट्री के अंदर 1000 जग से ज्यादा बनाएगा वो 50% टैक्स देगा, जो इंसान 1000 जग से कम बनाएगा वो 20% टैक्स देगा। तो ये जो है बेसिकली मुझे ज्यादा कमाने की तरफ नहीं लेके जा रहा, मुझे कम कमाने पे मजबूर कर रहा है। दूसरे नंबर पे अगर मैं गरीब हूं तो मेरा फायदा हो रहा है, और मैं अमीर हूं तो मेरा नुकसान हो रहा है। इस पनिश क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो लिखा, देखिए जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये इकोनॉमिक टर्म की पनिशमेंट है। यानी अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, आई एम पेइंग अ बिगर चंक ऑफ माय इनकम टू द गवर्नमेंट। अगर मैं कम कमा रहा हूँ तो आप मुझे बताएं, आपको पहली लाइन समझ आ गई है, बीइंग पुअर इज रिवॉर्डेड। इस पुअर का उल्टा रिच है, रिवॉर्डेड का उल्टा पनिश्ड। यानी कवि वाली भाषा में लिखा गया है। किताबें ऐसे ही लिखती हैं, मतलब इस तरीके लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल, चलें आगे। दूसरे नंबर पे आएगा जी रिग्रेसिव टैक्सेशन। बेटा इनकम टैक्स कैसे चलता है, अगर मैं 10 लाख वाली ब्रैकेट से ऊपर आता हूँ तो 30% दे रहा हूँ। अगर मैं 2 लाख के आसपास आना तो मैं 0 दे रहा हूँ। तो अमीर होने पे नुकसान नहीं है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे 24 लाख की कैलकुलेशन कराई थी, तो बच्चे क्या लिख रहे थे, अभी लिख रहे थे बहुत ज्यादा। ऐसे कोई लिख रहा था अरे सर बहुत ज्यादा हो गया, 5 लाख कैसे आ गए। तो वो पनिशमेंट टाइप हो गई ना। यानी बेसिकली इट डिस्करेजेस यू टू अर्न मोर, इट फोर्सेस यू टू स्पेंड, या फिर टू अर्न मोर। एंड जो आप कमाते हैं वो आप जनता के अंदर किस तरीके पहुंचाने की कोशिश करें। क्लास 2 घंटे की चलेगी देवी वाली, 3 बजे तक की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्सेशन, अच्छा पनिशमेंट एक्चुअल पनिशमेंट नहीं है कि अरे तुमने ज्यादा क्यों कमाया तुम पिटोगे। ये पनिशमेंट जो है मतलब कहते हैं इसे पनिशमेंट। काफी सारे हैं। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया अभी कि मान लेते हैं कि आप एक लिमिट से ज्यादा आप कमाते हैं तो आप जो है ज्यादा टैक्स देंगे, 50% देंगे। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह कई सारे टैक्सेस आते हैं जो कि जैसे कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है। आपने बिग फोर सुना होगा, बिग फोर के ऊपर एक टैक्स जो है दुनिया लगाने की सोच रही है।
उसमें ये है कि क्योंकि कंपनीज बहुत ही ज्यादा कमाती हैं तो एडिशनल टैक्स देंगे, तो वो भी एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया। अपने देश में क्लासिक एग्जांपल इनकम टैक्स ही बनता है। सो दैट पीपल इनकम, अगर आप मिथुन ये पूछ रहे हैं कि जो इनकम जीएसटी देते हैं वो क्या इनकम टैक्स भी देंगे, तो जी हाँ, वो इनकम टैक्स भी देंगे, वो रोड टैक्स भी देंगे, हाउस टैक्स भी देंगे, वो सच में बहुत सारे टैक्स देंगे। अभी आप सीखोगे, आप कमाने वाले फेज में जाओ, आपको 31 मार्च से डर लगेगा काफी ज्यादा। रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। अपोजिट, अरे कमाओगे तभी तो टैक्स दोगे, तो घबरा क्यों रहे हो? ज्यादा कमाओ, ज्यादा टैक्स तो अपनी जेब में भी ज्यादा जाएगा, सरकार के पास भी ज्यादा जाएगा। ईमानदारी का ज्यादा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे सरकार को, क्या हो गया। अपोजिट टू प्रोग्रेसिव टैक्स, सरकार का भला ना करने के लिए अपना नुकसान मत कर लेना कि मैं ही नहीं कमाऊंगा, देखता हूँ सरकार मुझसे कैसे ले लेगी, मैं ही नहीं जा रहा जॉब पे। डाउट्स बेटा एंड में लिए जाएंगे करीब 3 बजे के आसपास। अगर देव आप सिर्फ डाउट पूछने आए तो आप या तो उस समय आ सकते हैं या फिर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और होपफुली आपका डाउट मैं ले लूंगा, ठीक है। अगले नंबर पे, डिक्रीजिंग rates of tax for increasing value on which tax is imposed. I hope you are understanding. I am writing rates of tax, not tax. छोटी सी बात है बट फर्क है इसमें, फर्क है दोनों में। रेट्स ऑफ टैक्स यानी परसेंटेज वाइज भी ज्यादा है, परसेंटेज वाइज भी ज्यादा है। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी खास देश में होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा कर सकते हो, हाँ ऐसा मान सकते हो, मान लेते हैं एक छोटा सा सेक्टर है एमएसएमई, के अंदर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक छोटा सा टैक्स, एक छोटा सा सेक्टर पकड़ लो, कॉटेज इंडस्ट्री पकड़ लो। अगर सरकार कहती है कि इसके ऊपर 5% टैक्स है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन अगर आप जो है वॉल्यूम वाइज 100 से ज्यादा बनाते हो तो आपको एडिशनल 1% की छूट मिलेगी। ऐसे आपने सुने हैं ना कि अगर एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, तो ये एक तरीके का रेग्रेसिव टैक्स हो गया, यानी ज्यादा बनाने के लिए आपको पुश कर रही है सरकार। बेसिकली ये क्या है, ये जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश इससे करी जाती है, बट इसका कोई सॉलिड एग्जांपल नहीं है देश में, थैंकफुली नहीं है अपने देश में, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेंजरस है। समझ गए आप? यानी आप ज्यादा बनाओगे तो परसेंटेज वाइज आपको मान लेते हैं कम देना होगा। आगे चलते हैं जी। दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ टैक्सेशन, नॉट अ पॉपुलर मेथड ऑफ, नहीं डेंजरस का साफ सुथरा पढ़े लिखे वाला लाइन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, टैक्सेशन। ये है डेंजरस के बदले प्यारी लाइन, नॉट एज पर स्पिरिट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। कन्वे भी कर दिया, बुरा भी नहीं लगा। इट इज नॉट अ पॉपुलर मेथड ऑफ टैक्सेशन, इट इज नॉट एज पर स्पिरिट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। नो कौशिकी, मैंने नहीं सुना किसी देश में ऐसा टैक्सेशन हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलें आगे दोस्तों, फटाफट नोट करें। इम्पोस्ट जिस पे लगता है, जैसे ग्लास पे टैक्स है तो टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड ऑन दिस ग्लास। तीसरे नंबर पे आता है जी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ये सिंपल है, फिक्स्ड rates for every level of income, neutral for rich and poor, usually not used independently but as a, अभी बताता हूँ, complementary क्योंकि सिर्फ आप क्लास में ही सोचते हैं, उसके बाद तो आप बस टीवी देखते हैं या रखते हैं, नया नहीं सोचने का टाइम है आपके पास बाद में, इस वजह से। either progressive और regressive, समझ गए क्या लिखा है जी मैंने? यानी इसे अलग से यूज नहीं करा जाता, इसे कंबाइन करके यूज करा जाता है। प्रूफ के तौर पे अभी आपने पढ़ा था क्या कि 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5% टैक्स है, यही तो था वो।
कि मैं 3 लाख कमाऊं, मैं 3.5 कमाऊं, 4 कमाऊं, 4.5 कमाऊं, 4.25 कमाऊं, मुझे उसका 5% ही देना है। मतलब उसका, समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, 0 से 2.5 को इग्नोर करके जो बचे हुए इनकम होगी उसका 5% ही देना है। समझ गए जी? नहीं, उस पे भी टैक्स लगता है, अब सब चीज़ों पे टैक्स लगता है भाई। जो गेन होता है उस पे, जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स लगता है। इस बार क्रिप्टो पे भी आपने सुना होगा, क्रिप्टो पे भी कर दिया टैक्स का। मतलब वट एवर यू अर्न फ्रॉम वट एवर सोर्सेज यू पे द टैक्स ऑन दैट इनकम, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज एन इनकम। क्या इस पेज को आप समझ पाए? नहीं, अलग से कहीं नहीं लगा हुआ आपको दिखेगा ये। ये बेसिकली जो है किसी और के साथ कंबाइन होता हुआ आपको दिखेगा। रिवीजन थोड़ा सा सिद्धार्थ ज्यादा करें और जल्दबाजी ना करें, ठीक है? आगे चलते हैं। अगर ऐसा होगा तो कंपनीज ओवरटाइम शुरू करेंगे, ग्रोथ भी तो होगा। जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल मार्केट में इतना हो, जरूरी नहीं है मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। आप इसकी बात कर रहे होंगे शायद कि ऐसा होगा, तो इसकी आप बात कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल, तभी तो सरकार ऐसा करती है। सरकार का जो इसके पीछे इंटेंशन होता है वो एग्जैक्टली यही होता है जो आपने लिखा है, कि जो कंपनीज दब चुकी हैं अगर उन्हें जगाना है। तभी आपने सुना होगा मैंने कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, बिकॉज सरकार उसे जगाना चाहती है तो सरकार उस केस में ऐसा कर सकती है। बट एक उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फिर वो पर्पस बीट हो जाएगा जो हम ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज ये लालच देख के जो बड़ी कंपनीज है उसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगी। यानी दे विल हायर दोस पीपल एज एम्प्लॉइज। वो उन लोगों को सिर्फ अपने पास तनख्वाह में रखेंगे, गांव में फैक्ट्री लगाएंगे और सारा मुनाफा खींच के अपने घर ले जाएंगे। तो ये सब भी मसले हैं। मतलब इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम उसमें बस एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। बाकी जो आपने लिखा है वो सही है, वो गलत नहीं है। चलें जी आगे। अब पेपर कुछ घिसे पिटे सवाल पूछता है। ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। अब एक और घिसे पिटे सवाल आपसे पेपर पूछता है, वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम कौन सा नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। आपको याद है ऐसे सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो एंड सो एंड सो, ये वो वाला सवाल है। कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। सबसे पहली बात, जो टैक्सेशन है उसके अंदर आपको दिखना चाहिए फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है? कुछ नहीं पता। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? नहीं पता। फेयरनेस का मतलब बस इतना सा है कि लोगों को पता हो कैसे क्या चल रहा है। लोगों के लिए उनके जाति के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर या ऐसी चीजों के बेसिस पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं जो कमाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप जो कमाते हैं आप मुसलमान हैं, आपके और मेरे ऊपर अगर हमारी कमाइयां बराबर है तो हम एक्जैक्टली सेम टैक्स भरेंगे। समझ गए? अगर मैं ज्यादा कमाता हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ, आप बहुत कम कमाते हैं और आप सिख हैं, तो आप टैक्स नहीं देंगे, मैं टैक्स भरूंगा। यानी जो टैक्स लिया जाएगा वो सिर्फ आपकी इनकम की वैल्यू को देख के लिया जाएगा, आपके बाकी फैक्टर्स को देख के नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी? समझ गए जी पूरे तरीके? यानी इसके अंदर एक होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एक होनी चाहिए वर्टिकल इक्विटी। मैंने से इक्विटी, इक्विटी का मतलब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? शुड कंटेन। सर आप तो कह रहे थे एक ही घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ यार देखो, इतना आटे में नमक जितना मुझे आपको जो है पागल बनाना पड़ता है, क्या करूं? वरना आप ध्यान नहीं दोगे स्क्रीन पर। ये अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं टीचर्स के बच्चों को सिखाने के। हमारा टैक्टिक्स में से ये आता है। ये टॉपिक पूरे 2 घंटे चलेगा दोस्तों, अब सुन लो। शुड कंटेन, अरे मजाक करो, 10 मिनट में पैक हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। अब क्या पेपर पूछ सकता है, व्हाट इज दिस वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी? हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब है कि जो लोग बराबर कमाते हैं वो बराबर पैसा देंगे, जो सिमिलर सिचुएशन में है, सिमिलर इनकम, सिमिलर टैक्स। ये तो समझ गए? अभी अभी जो मैंने सरदार जी वाला एग्जांपल लिया था। वर्टिकल इक्विटी का मतलब है मोर इनकम, मोर टैक्स। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। यानी फेयरनेस के अंदर ये दोनों काउंट होंगे, सिर्फ ये नहीं सभी लोग बराबर टैक्स दे रहे हैं तो भी नुकसान हो जाएगा। पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट जो है वो है जी फेयरनेस के बाद एफिशिएंसी। अगले पेज पे लिखता हूँ, एफिशिएंसी। व्हाट इज दिस एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है जो टैक्स लिया जा रहा है वो सरकार के कामकाज में दिखना चाहिए। आपको कैसा लगता है सुन के जब आपको पता लगता है नई सड़कें बन रही है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, हमने एरोप्लेन खरीद लिया है, हमने टैंक खरीद लिया है, हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं, यू मस्ट फील गुड। आपको अच्छा लगता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है आप ही के टैक्स से। आपने सुना होगा टीवी में ऐड वगैरह भी आती है तो उसमें ये कहते हैं यू शुड पे टैक्स बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दिस दैट। ये वो एफिशिएंसी है। यानी द टैक्स पेड शुड अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। तभी तो आप कहते हैं अरे मैंने टैक्स दिया फिर भी सड़कें टूटी हुई हैं, ये तो एफिशिएंसी बहुत लो है सरकार की। समझ गए? यानी वो क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं जिससे कि सब लोगों पे जो है अच्छे से सब लोगों पे जो है जो वो टैक्स दे रहे हैं उसके बदले उसका फायदा मिल जाए। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डबल डिविडेंड ऑफ टैक्स क्या होता है?
डबल कौन कौन ऐसे, जैसे काफी कुछ नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं, कहने को टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूँ नए नए टर्म्स आपको सिखा दूं। डबल डिविडेंड ऑफ टैक्स। डबल डिविडेंड ऑफ टैक्स का मतलब है एक तीर दो निशाने। एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स मोर, टैक्स ऑन स्मोकिंग या सिगरेट। इससे एक तीर से दो निशाने क्या है, पहला तो इनकम जनरेशन, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, या फिर इसे हम कहते हैं पढ़े लिखो भाषा वाली में टैक्स ऑन सिन गुड्स। ये आपका शब्द है जीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ। टैक्स ऑन सिन गुड्स यानी जो पापी गुड्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ। सिन का मतलब होता है पाप। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स होता है। वो टैक्स इसलिए लिया जाता है, सबसे पहली बात तो अगर मदिरा महंगी होगी तो आप नहीं पिएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरे नंबर पे जो है सरकार को रेवेन्यू जनरेशन होगा। समझ गए क्या तरीका है? अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो जिद्दी हैं, चलिए आगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है, जो फाइलिंग है, कंप्यूटेशन, कलेक्शन है, ये जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। फैक्टर्स लाइक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, computation of tax should be as simple as possible। ठीक है जी। अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज समझाई यहाँ पर, आपने देखा होगा आप सभी बच्चे ऐसे हैं जो या तो ग्रेजुएट्स हैं या 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, आप अच्छे खासे नंबरों से पास हुए होंगे या फिर ठीक ठाक नंबरों से पास हुए होंगे, तभी आप इतने बड़े एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं। सोच के देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल नहीं है जो दुकान चला रहा है अपनी, और उसे इतनी अकल नहीं है कैसे दिन दुनिया चलती है, वो अपने जमाने में किसी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए थे, मे बी पॉसिबल उनके घर में पढ़ाई का माहौल ना हो, या फिर उनके घर में किसी बड़े की बचपन में ही डेथ हो गई हो, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई किसने पढ़ाई ना हो, समझाया ना हो कैसे क्या चलता है, इंटरेस्ट ना हो उनका पढ़ाई में। अब सोचिए क्या उन्हें इसके लिए बार बार सीए पे भागना होगा, और सीए जो है उन्हें पागल भी बना सकता है कि नहीं इसमें तो ज्यादा है, इसमें तो कम है, इसमें ये हो गया, आप पे ये पेनल्टी, ये करना होगा, वो करना होगा। बहुत लोग करते हैं सब, बहुत लोग करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है नहीं होनी चाहिए, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ नेसेसरी इविल। यानी अगर अगर वो जीएसटी एक्ट को बहुत सिंपल लिख देंगे तो वकील लोग क्या करेंगे, उसमें लूप होल ढूंढेंगे और लूप होल का फायदा उठाकर टैक्स की चोरी करेंगे। अब वो कुछ लोग चोरी ना करें उनके लिए सभी को बहुत मुश्किल मुश्किल एक्ट्स का सामना करना पड़ता है, बदले में उन्हें अपनी फाइल जो है किसी वकील सीए के पास खोलनी पड़ती है और महीने के 1000 2000 रुपये वहां देने पड़ते हैं, जो कि अब से कुछ साल पहले उनके अपने घर जाते थे। समझ गए? बट क्या कर सकते हैं, दिस इज द वे इट इज, जो है यही है। ठीक है, पहले से टैक्सेशन काफी सिंपल हो गया है। इस समय जीएसटी जो आप सुनते हैं इससे सरकार का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पीपल हु वर नॉट रजिस्टर्ड दे हैव रजिस्टर्ड, लोगों का भी फायदा हुआ। पहले कैसे चलता था कि अगर मुझे पंजाब से कोई सामान मंगवाना है तो हर स्टेट बॉर्डर पे मुझे अलग अलग फॉर्म्स देने होते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा मैं चाहूँ तो कन्याकुमारी से अपने नाम का बिल कटवाऊंगा, खत्म, खेल खत्म। एक ही बिल है, सेंटर का नाम लिखा, रिसीवर का नाम लिखा, खत्म। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, ई वे बिल बनता है और बहुत स्मूथ है। मतलब ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि काफी स्मूथ हो गई है चीजें पहले के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, बदले में ये है कि जो सीए वाला फैक्टर बताया, डेफिनेटली वो खर्चा आपका बढ़ गया है। चौथे नंबर पे, जी हाँ, फ्लिपकार्ट वगैरह इसी वजह से ग्रो कर पाए हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज अब उनके लिए भी चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं। पुलिस वाले अब भी लेते हैं, जो बिल्कुल आप प्रतीक्षा सही कह रहे हैं, बट हम वो पढ़ रहे हैं बेटा जो कि हमारी किताब हमें पढ़ाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज में हो रही हैं, वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लेते हैं जीएसटी एक्ट आ गया और 2017 में, तो क्या आपको लगता है वो एक परफेक्ट एक्ट होगा? नहीं। डेफिनेटली एक स्कोप होना चाहिए डिजायरेबल मॉडिफिकेशंस का, कि अगर लगता है कि हमसे गलती हो गई है तो वो हाथों हाथ अमेंड होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया ही जीएसटी एक्ट पूरा आ रहा है। अगर आज भी क्या है कि अगर हमारी जीएसटी काउंसिल कहती है, कोई भी फैसला सुनाती है, तो उसे कंसिडर करा जाता है और वो चेंजेस करे जाते हैं जीएसटी एक्ट में। उसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, पांचवें नंबर पे भी यही लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। मैं अपनी तरफ से आपको हर शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ कुछ फेयरनेस जैसा ही है, या फिर आप कहेंगे ये कुछ कुछ जो है एफिशिएंसी जैसा ही है। व्हाट यू पे एंड व्हाट यू गेट अगेंस्ट इट शुड बी एज सर्टेन्ड, एज सर्टेनेबल।
दोनों में छोटा सा फर्क क्या है कि एफिशिएंसी कहती है कि जो पैसा मैंने दिया है वो पैसा सही से लगा लेना, मुझे सड़कों पे काम दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कहती है मुझे बताना जरा कहाँ लगाया है वो पैसा। दोनों में फर्क समझ पाए, इसलिए दो टर्म्स बनाए हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं इफेक्टिव टैक्सेशन के, जो पांचों पढ़ाए गए हैं। पहला कहता है कि मुझे काम दिखना चाहिए। दूसरा कहता है कि मुझे बताओ सरकार ने अगर पूरे साल में 1 लाख करोड़ इकट्ठा करा है तो मुझे बताओ वो 1 लाख करोड़ का क्या करा है। डू यू हैव द राइट टू नो दैट? यस। एक्सेप्ट इंटेलिजेंस एक्सपेंसेस या फिर जो आर्मी वगैरह पे कुछ खर्चे होते हैं, उनके अलावा हर खर्चे की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये अभी भी अपने देश में इतना ज्यादा नहीं है, आरटीआई आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, बट अभी भी इतना ज्यादा नहीं है। एसर्टेनेबल का मतलब होता है कि आप उसे एसर्टेन कर सके, आपको पता हो कि हाँ, यू शुड बी क्लियर, यानी आपको आप उसे कैलकुलेट कर सके, देख सके कि हाँ हाँ भाई सही सही भेजा इन्होंने हिसाब, ठीक है। इसे ट्रांसपेरेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? आगे चले। अब आते हैं जी डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। एक टेबल टाइप आप बना सकते हैं चाहे तो, टेबल से आपको जो है लंबे समय में रिवीजन में थोड़ी सी मदद होगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं। अचानक ही जज्बात बदल गए ना ब्रेक के बाद, ऐसे ही होता है। ब्रेक से पहले बहुत अलग तरीके पढ़ाया जा रहा था, ब्रेक के बाद बहुत अलग तरीके पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज पहले समझाने वाला काम था, अब सिर्फ लिखने वाला काम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूँ, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, तो इसका मतलब है जो डायरेक्टली लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, यानी इट इज लेवीड, लेवीड का मतलब कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली on the individuals और कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन से भी डायरेक्ट टैक्स लिया जा सकता है। इट इज लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑन वन एंटिटी, या एंटिटी कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्रोड्यूसर हो सकता है, बट इज अल्टीमेटली पास्ड टू द फाइनल कंज्यूमर। अभी डायरेक्ट टैक्सिंग चल रहा है हमारे ऊपर, सब इनडायरेक्ट गुड वन। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इट इज लेवीड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस। अगर मान लेते हैं मैंने लगा दिया फेसबुक के ऊपर टैक्स भी, तुम सीधा सीधा जो है मुझे कुछ पैसा दोगे, तो वो सीधा सीधा फेसबुक की कमाई में से मेरे खाते में आ गया डायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया वो है इट इज लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑन वन एंटिटी बट इज अल्टीमेटली पास्ड टू द फाइनल कंज्यूमर। समझ गए? पास्ड ऑन आएगा यहाँ पे, पास्ट ऑन। अच्छा एक चीज नोटिस करिए आपने, पता नहीं करी नहीं करी, लेविड के साथ ऑन लगता है। अगर ये मैं कलेक्टेड लगाता तो कलेक्टेड के साथ फ्रॉम लगता। ये बारीकियों को ध्यान रखा करो, क्योंकि यही आपके जो है गलतियां कराते हैं एरर वाले क्वेश्चन में। वन वन दो जगह लिख दिया मैंने। लेविड, हाँ ये ऑन होगा, सही सही से लिख दो, पास्ट ऑन टू। ये है आपका इसका मतलब। आगे चलते हैं जी। अगली बात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड impact of tax are, yeah, fall on the same person। Incidence and impact fall on different persons। इंसिडेंट का मतलब, इंसिडेंस का मतलब होता है जिस पे लगाया जा रहा है, इम्पैक्ट का मतलब होता है अल्टीमेटली जो दे रहा है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो सरकार का इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी मुझसे जुड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर आप जीएसटी की बात करते हो और मैं एक मैन्युफैक्चरर ऑफ से दिस क्लास हूँ, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो मैं हूँ सरकार के लिए, बट इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आना है। आई होप आप ये बात समझ चुके हैं। यहाँ पर आप इंसिडेंस लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। चलें आगे। अब एक एग्जांपल लिख देता हूँ। इसमें इनकम टैक्स आ सकता है, वेल्थ टैक्स आ सकता है, फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, फॉल ऑन सेम पर्सन, वेल्थ टैक्स आ सकता है, कॉरपोरेशन टैक्स आ सकता है, इसके अंदर आपका जीएसटी आ सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
वैट आ सकता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स आ सकता है, सर्विस टैक्स आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी आ सकती है, और बहुत कुछ आ सकता है, कस्टम ड्यूटी आ सकती है, कस्टम ड्यूटी यानी आपने कुछ इंपोर्ट करा तो वो जो है कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? EXCISE, ये आपको थोड़ा समय रुक के बताया जाएगा। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का जो टैक्स होता है उस पे लगता है। कस्टम्स ड्यूटी ले लो, ठीक है, मतलब कस्टम ड्यूटी समझाता हूँ क्या है अभी। पहले चलो आप मुझे ऐसे ही ओरली बताओ, व्हाई इट इज कॉल्ड अ कस्टम ड्यूटी? सर्विस टैक्स अब हर किसी चीज पे नहीं लगता आफ्टर दी दिस GST थिंग। मैं तो सर्विस टैक्स हर चीज पे नहीं देना होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे बेटा, थोड़ा समय आपको देना होगा। बताओ, GST का नाम समझ आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट का भी समझ आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स कहाँ भी सर्विस ली होगी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब हो गया जी आपने प्रोड्यूस कुछ करा होगा। इनकम टैक्स, चलो इनकम पे लगा है। वेल्थ टैक्स मेरी ओवरऑल एसेट पे लगा है। कॉर्पोरेशन टैक्स भी कॉर्पोरेशन है उस पे लगा है। कस्टम्स ड्यूटी में कस्टम्स का क्या मतलब है? बोलो, नहीं पता स्किप करो। पारंपरिक, ठीक है। अच्छा, आपके रिलेटिव है कस्टम्स में, बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात, जो कस्टम लगता है, 2 मिनट लेके आपको समझा देता हूँ। ये कस्टम लगता है इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। जो भी बच्चे एक्सपोर्ट लिख रहे हैं वो गलत है, बिकॉज एक्सपोर्ट को सरकार प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट पे तो सब्सिडी देती है अपनी जेब से, और ये एक टैक्स है। तो एक्सपोर्ट पे अगर ये लोग टैक्स लगा देंगे तो कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो फॉरेक्स नहीं आएगा। जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो इम्पोर्ट्स पे लगती है। अभी इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी और देश से कोई सामान खरीदते हैं तो वो जो सामान आता है यहाँ पर, उसे देश के अंदर एंटर करने से पहले एक कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। मान लेते हैं 10% है, तो अगर वो 1 करोड़ का सामान है तो उसमें 10 लाख रुपए सरकार को चाहिए, क्योंकि वो उस देश से सामान आप यहाँ पे मंगवा रहे हैं। बट सवाल अभी भी वही है, व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी। ये आपको मैं सोचने का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट का। कृपया गूगल वगैरह मत करिएगा, क्योंकि शायद कुछ ना मिले, मिल भी गया तो मजा नहीं आएगा। थिंक अबाउट इट, और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। एक बच्चे ने काफी क्लोज आंसर लिख दिया है यहाँ पर, वो आंसर है शुभराज का, पारंपरिक। मैं समझा ही देता हूँ। देखो, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अ, आपको जो है, आपको कोई भी शादी पार्टी में बड़ा इंसान दिखे, आपको उसके पैर छूने हैं, तो आप हो सकता है उस काम को ना करो। बट अगर मैं उसे परंपरा के रूप में आपके सामने पेश कर दूं, अगर मैं उसे एक रूल बना दूं आपके लिए, अगर मैं उसे एक पूरा एक सीन ही बना के क्रिएट कर दूं, भाई हर कोई करेगा, तुम चिंता मत करो, यू आर नॉट अलोन, तो क्या आप भी करने लग जाओगे? तो इसकी शुरुआत जो है ना, वो हुई है ब्रिटिश एरा से भी पहले से। आपको याद होगा जब वास्को डी गामा आए थे, और ये देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं। ये अभी आप नहीं सीखेंगे, कल को जब आप नौकरी आपकी लग जाएगी उसके बाद आप जाके सीखेंगे। जब भरे डिपार्टमेंट के बीच में 10 लोग बैठे होंगे, उसमें कोई एसी होगा, कोई सुपरिटेंडेंट होगा, और आप जूनियर जूनियर इंस्पेक्टर लगे होंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि अरे कस्टम्स ड्यूटी क्यों कहते हैं? आप, अरे सर जी, हमने तो किताब में पढ़ा ही नहीं है। अरे सर जी, हमें तो कुछ नहीं पता, आप ही बता दो। तो उसके बदले अगर सोचा आप आंसर दे दोगे तो आपकी क्या इमेज बन जाएगी, है ना? तो कहानी जो इसकी शुरू होती है, वो होती है, आपको याद है वास्को डी गामा आए थे, जैमोरिन ने उसका स्वागत करा था। ये ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, कभी थॉमस रो आ गया, कभी फिंच आ गए, कभी जो है हॉकिन आ गए, बहुत लोग आते थे। तो क्या वो वहां के राजा के लिए गिफ्ट लाते थे? याद होगा, वो गिफ्ट राजा को इसलिए पसंद आते थे क्योंकि राजा ने वो जिंदगी में कभी देखे नहीं होते थे। सोच के देखो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाता हूँ, मान लेते हैं इंडोनेशिया से, तो वो आपको बहुत ही अलग लेवल का पसंद आएगा, भले ही वो छोटा सा कीरिंग क्यों ना हो, बिकॉज आपने वो कीरिंग नहीं देखा। आपके साथ उसमें आपको उसमें इंडोनेशिया दिखता है, राइट? भले ही उसकी एक्चुअल वैल्यू 10, 20, 50 रुपए हो। तो जब राजा से कोई मिलने आता था तो उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाए जाते थे, जिससे कि राजा जो है बदले में उन्हें अलाउ करते बिजनेस करना। एक बार राजा पे 1 लाख रुपए लगा दिए, बदले में 2, 4 लाख रुपए महीने की कमाई शुरू हो गई। नॉट अ बैड ऑप्शन, है ना? अब ये अंग्रेजों के टाइम पे भी हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या करा, इसी तरीके इस चीज को चालू रखा, और जनता विद्रोह ना करे, इसे क्या करा, कस्टम बना दिया। यानी ये तो है ही है, समझ गए? यानी राजाओं ने भी क्या करा, उसके बाद अंग्रेजों ने, सभी लोगों ने क्या करा, इट इज अ रूल नाउ। यानी अगर आप आओगे और राजा के सामने खाली हाथ आ गए तो राजा आपकी गर्दन कटवा देगा, क्योंकि अब सब राजाओं को अच्छा लगने लगा कि हाँ, कुछ फ्रांस से आ रहा है, कुछ पुर्तगाल से आ रहा है, कुछ हमारा यहाँ से आ रहा है, कुछ वहां से आ रहा है। मजा आने लगा कि अरे भाई, क्या बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाते हो। तो कस्टम शब्द वहां से उठा है कि दिस वॉज मेड एन अनऑफिशियल रूल, कि ये तो लाओगे ही लाओगे, अगर तुम नहीं ला रहे ना, तो बस जैसे आजकल मुझे बताओ, दिवाली पे कोई घर आया विश करने और गिफ्ट ना लाया, मुंह उठा के आ गया ऐसी, तो क्या वो अजीब नहीं लगेगा आपको? काजू और खा के चला गया 4। बच्चा देखा कैसे बिस्किट उठा रहा था, रुका नहीं, है ना? ऐसे ही करते हैं घर वाले बातें, है ना? अगर कोई गिफ्ट ही नहीं लाया, गिफ्ट में मैं मिठाई को, सोन पापड़ी को, और कोई छोटा मोटा गिफ्ट, एप्पी की बोतल, वो बजट पे डिपेंड करता है सामने वाले से कितनी मुलाकात है। पेपर बोट, भाई कुछ तो लाएगा, पेपर बोट ही लिया तू,
कुछ तो लाएगा ना। अगर कोई खाली हाथ आ गया, अरे आंटी जी हैप्पी दिवाली, तो बस हो गया काम खराब, उसकी इमेज गई। तो कस्टम शब्द यहाँ से उठा, इट इज अ कस्टम दैट यू व्हेनेवर गो टू अ प्लेस यू गिफ्ट समथिंग। तो कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया या नहीं आया? अब चलते हैं जी आगे। ये सब लिखा इसलिए नहीं है बिकॉज अभी ये टॉपिक अपना चल रहा है, तो इस अगले पेज पे मैं बढ़ाना चाहूंगा। अगर आपको ये सब चीजें समझने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए इन्हें अच्छे से समझने की, बिकॉज नौकरी लगने के बाद पूरे जीवन यही सब करना है। आपको अभी लग रहा है कि बस ये आखिरी चरण है आपका पढ़ाई का, बिल्कुल एस्पिरेंट के रूप में आखिरी चरण है, लेकिन ऑफिसर के रूप में आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। नए नए केसेस आएंगे, नए नए लॉज आएंगे, आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा। यहाँ पे फिर से वही डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अब बताओ, डायरेक्ट टैक्स आपके हिसाब से प्रोग्रेसिव नेचर का ही होगा ना जनरली, और इनडायरेक्ट जो है आपका रिग्रेसिव होगा जनरली। वही वाला किस्सा सारा समझा चुका हूं मैं आपको। जनरली लिखा है दोनों के साथ, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है रूल में, ठीक है। नॉट इन्फ्लेशनरी, ये बेहतरीन बात लिखी है जी मैंने, मजा आ जाएगा इसे समझने में। नॉट इन्फ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी। अगर मैं सरकार हूं और मैं आज के आज स्टील पर जो है टैक्स बढ़ा के 18 से 28 कर देता हूं, तो क्या पूरी दुनिया नाराज हो जाएगी, पूरा देश नाराज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि महंगाई आ गई, क्योंकि अब जो है दुकान वाला ज्यादा पैसे लेगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये 30% की जगह 50% कर दूं, तो क्या उससे कोई महंगाई आएगी? इनकम टैक्स बढ़ा दिया मैंने, 100% कर दिया, कि अगर तुमने 10 लाख से ज्यादा कमाया, सारा पैसा मेरा, मान लो ऐसा हो गया, तो क्या उससे इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में? नहीं, इन्फ्लेशन क्यों आएगा, उससे उसका क्या मतलब है? ठीक है। अगर आप बात करते हैं इसकी, तो ये जो है सोशली भी हेल्पफुल है, सोशल पर्पस भी है इसका, और इकोनॉमिक पर्पस भी है। याद है ना आपको? इकोनॉमिकल पर्पस भी है। सोशल इसलिए कि गरीबों के बीच में पैसा पहुंचे, गरीबों को नुकसान ना हो, अमीर की जेब से ज्यादा पैसा जाए। यहाँ पर ऐसा सोशल वोशल से कोई मतलब नहीं है। सोशल से होता तो ऐसा होता, पार्ले जी का बिस्किट गरीब के लिए बिना टैक्स के है और अमीर के लिए टैक्स के साथ है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बेचारा कोई जाता है ऐसा जिसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो भी जाके पार्ले जी खरीदता, तो उसे भी टैक्स तो देना पड़ता है। इकोनॉमिकल, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो कह जाते हैं, अरे देश में तो सिर्फ 2-3% ही लोग टैक्स देते हैं, वो 3% लोग जो पूरे देश को सपोर्ट करेंगे, उन 3% लोगों की टैक्स से अगर ये पूरा देश चलेगा तो फिर महंगाई तो आएगी। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। हर कोई टैक्स देता है, हर कोई। कबीर भी टैक्स देता है, पता है कैसे? उसके लिए जो भी सामान आता है, जॉनसन्स की तेल की शीशी आती है, पाउडर आता है, उस पर भी टैक्स होता है, डायपर आते हैं उस पर भी टैक्स होता है, कॉम्ब आती है उस पर भी टैक्स होता है। यानी एवरी वन पेज द टैक्स, इवन यू पे द टैक्स। अगर आप अभी नहीं कमा रहे हैं तो भी आप टैक्स देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? टैक्स आप देते हैं। तो अगर आपको कोई कहे ये बात, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि हेलो ब्रो, कहाँ हैं आप? आपने जीएसटी के बारे में नहीं सुना? कोई बात नहीं, घर जाके पढ़िएगा। चलें जी आगे। आप पूरे तरीके बात समझ चुके हैं ना? अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। देखो, वो है सबसे पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ एस्टेट ड्यूटी। व्हाट इज दिस एस्टेट ड्यूटी? ठीक है जी, ये 1953 में तो इंट्रोड्यूस हुई थी, और 1985 में जो है इसे एबॉलिश कर दिया गया। सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करें भाई, एसएससी है, क्या कर सकते हैं। इसे समझाते हैं स्टेट ड्यूटी। और स्टेट ड्यूटी शुरू हुई 53 में, बंद हो गई 85 में। इट वाज, आप इसे पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन को, तो आप कहोगे शुरू ही क्यों हुई। अभी डेफिनेशन बता। एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। इट वाज लेवीड ऑन द टोटल प्रॉपर्टी पासिंग ऑन पासिंग ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। क्या गजब है। यानी नहीं नहीं नहीं, बिजनेस बिजनेस वाली बात अलग है। यानी अगर किसी के नाम 1 करोड़ का मकान है और उसकी डेथ हो गई, और वो मकान क्या उनकी वाइफ के नाम हो जाएगा या उनके बच्चों के नाम हो जाएगा या वॉट एवर हिज विल में भी, तो वो जो मृत इंसान है वो भी टैक्स के लिए लायबल होगा। क्योंकि भैया तुम मर गए हो लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी आगे पास हो रही है, तो इसके ऊपर जो ये सब तुम्हारा एसेट है, दिस इज योर वेल्थ, और इसके लिए अब तुम्हें इस पर टैक्स देना होगा। लेवीड का मतलब है लिया जाता है। दैट इज एग्जांपल के तौर पे, टोल टैक्स वाज लेवीड बाय मी या ऑन मी। समझ गए? तो ये अच्छी बात है जी, एबॉलिश हो गई है, बिकॉज दिस इज लाइक अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, व्हाट आई थिंक। मतलब ये बहुत गलत है यार। मतलब किसी की डेथ होगा और बदले में उससे भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, मतलब फिर तो मकान उसके नाम करा जाएगा, जो सबसे हट्टा कट्टा होगा घर में, कि चलो यार कम से कम अगले 50 साल तक टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। एस्टेट ड्यूटी आप समझ गए? आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आता है जी वेल्थ टैक्स।
ये जो है 1957 में इंट्रोड्यूस्ड और 2015 में एबॉलिश्ड। लेविड ऑन द एक्सेस ऑफ नेट वेल्थ। ठीक है, ये क्या है जी, मान लेते हैं मेरे पास जो टोटल वेल्थ हो गई है वो 40 लाख हो गई है। ठीक है, सरकार ने कहा 30 लाख तक तो वेल्थ टैक्स का आपके हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30 लाख से ऊपर जो भी पैसा आपके पास है उस पर आप 1% दोगे। ठीक है, अब आप मान लेते हैं आपकी 70,000 की नौकरी लगने वाली है, उसमें से ऑन एन एवरेज आप 40 खर्च करोगे, 30 तो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, साल के होगा 3,60,000। मैं मान लेता हूँ आप 3 लाख जोड़ोगे, अगले 10 साल में क्या आप 30 लाख रुपए जोड़ चुके हो? क्योंकि आपकी कमाई भी बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली 30 की जगह आप हो सकता है 35 जोड़ लो, लेकिन मैं 30 मान के चल रहा हूँ। क्या जब तक आप रिटायर हो गए आप 1 करोड़ रुपए जोड़ चुके होंगे? सोच के देखो। अरे भैया कहाँ हो तुम, है ना? 1 करोड़ जोड़ चुके होगे, उसके अंदर जो 70 लाख रुपए हैं उस पर सरकार ने कहा 1% मुझे दे दो। 1% कितना हुआ जी? 70,000 रुपए हुआ, बस, कोई खास तो नहीं हुई रकम। तो ये कोई बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है कि सरकार की रेवेन्यू का? वॉज अ माइनर सोर्स। अरे भाई नहीं हो सकता, तुम लोग कहाँ हो, क्या खा रहे हो भैया? ऐसा पनीर वनीर तो नहीं खा रहे, सारा दिमाग उसी में लगा हुआ है। बहुत ही स्वाद बनाया आज तो पनीर। वॉज अ माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नहीं, सबके ऊपर नहीं लगता ना, यही तो प्रॉब्लम है। कंसिडर द कंडीशन ऑफ द कंट्री। क्या सब लोग 1 करोड़ रुपए जोड़ लेते हैं अपने जीवन में? आपको लगता है ऐसा? 1 करोड़ कितना होता है? सोच के देखिए। आम आदमी गुजारा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। सोच के देखो एक बार, आम आदमी जो जीता है वो सिर्फ रोटी खाने के लिए जीता है, बस। उसके और कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। बहुत बड़ा सपना हुआ भी तो वो मैक्स टू मैक्स ये होगा कि घर बना के चले जाऊंगा अपने जूनियर्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे जीवन किराए पे रहना होगा। साइकोलॉजिकली भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि हर साल 2 साल 3 साल में खाली करना होगा। वो जब मकान मालिक कह देगा मोटर चला तो मोटर चलानी होगी, बंद करो, लाइटें क्यों चल रही है, ये वो ऐसा वैसा, गेट को ताला क्यों नहीं मारा। इस सब के बाद जो है बहुत सारा खर्चा होगा। 10,000 रुपये महीना भी दूंगा तो हर हर साल 1.25 लाख रुपए दूंगा, बिना बात के 30-40 लाख रुपए साल के लग जाएंगे, है ना? तो आम आदमी का तो इतना ही सपना होता है, इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता। चले जी आगे, आगे बढ़ते हैं जी। गिफ्ट टैक्स। कई बच्चे में सर आप तो किताब से बहुत ही अलग पढ़ा रहे हो, किताब में तो हमने कुछ और ही पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप एग्जाम्पल दे रहे हो। ऐसे ही है भैया, बिल्कुल आप भेजें। लेविड ऑन ऑल डोनेशंस एक्सेप्ट चैरिटेबल। मान लेते हैं जी मैंने आपको गिफ्ट कर दिए कुछ पैसे, 1 करोड़, है ना? अमिताभ बच्चन की तरह 1 करोड़ मैंने आपको गिफ्ट कर दिए। अब सरकार कहती है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो यही आपका गिफ्ट टैक्स है। बट अगर मान लेते हैं मैंने चैरिटी में इस पैसे को दिया है तो सरकार उससे पैसा नहीं लेगी, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट उसमें से टैक्स नहीं देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी बातें लिख के बस बता के आगे चलो, कुछ खास ऐसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें दोस्तों आगे, यहाँ तक आप बात को समझ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। मैंने कई सारे आपको डायरेक्ट टैक्सेस समझाए, आपने नोटिस करा मैंने आपको 3 डायरेक्ट टैक्सेस समझाए हैं। अब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो है आपका कस्टम्स ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले लेविड ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। थ्योरेटिकली हमें तो थ्योरी से ही खेलना होता है ना, एक्चुअल में इंपोर्ट से ही मतलब है बस, बट फिर भी कह सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो अल्टीमेटली से कंज्यूमर ही देगा। ये कैसे नेचर का होता है? ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, और हु लेवीज, कौन लेता है इसे? हु लेवीज दिस। और रेवेन्यू किसके पास जाता है? ये और सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कस्टम ड्यूटी लेगा आपके हिसाब से? मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मान लेते हैं एक हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ मैं, आपके सिलेक्शन के बाद उसमें आपको चक्कर कटाऊंगा, आपके रिश्तेदारों की छतों पे जाएंगे हम घूमने। अब बताओ कि वो कौन लेगा? गवर्नमेंट, वो तो ठीक है चलो, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट? इम्पोर्ट पे ही करना होगा अगर दोनों में से एक आपको दिखता है बेटा, सेंट्रल। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो पता है ना। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है इसे, रेवेन्यू भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, ध्यान रखना।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये प्रोग्रेसिव होगा बेटा, सोचो प्रोग्रेसिव होगा, सोच के देखो थोड़ा सा। एसएससी भी तो सेंट्रल है, मतलब क्या इस बात का, इस टॉपिक से इसका क्या कनेक्शन है? एसएससी भी तो सेंट्रल है। अरे भाई कुछ भी अगले नंबर पे आता है। ऐसे तो मैं लिख दूं, मैं इंसान हूँ, वो दीवार है, वो पर्दा है, मतलब जो बातें सही है वो सही है, लेकिन उसका टॉपिक से कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए बेटे। दूसरे नंबर पे आता है सर्विस टैक्स। उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, लेवीड ऑन ऑल सर्विसेज। मुझे अंकु की बात समझ नहीं आई, जैसे ही किसी और को आ जाए भैया समझाना, अंकु भाई तुम्हें आ जाए तुम्हें समझा देना। देखो ये होता क्या है, जब 1.5-2 घंटे लगातार पढ़ लो तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। हु लेवीज और रेवेन्यू गोज टू, हीट हो गया दिमाग। चलें आगे, बताओ जी, हु लेवीज। मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारी सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस पैसे को ना इंटरनली फिर से ट्रांसफर कर देती है स्टेट्स के पास। समझ गए? एक रेशियो होता है, जैसे जीएसटी कलेक्शन होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इस पेज के बाद, याद रखना है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझाना है। अब आते हैं अगले नंबर पे, एक्साइज ड्यूटी लेवीड बाय, लेवीड ऑन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और levied on, levied by revenue goes to both central and state। सेंट्रल, अच्छा अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, अगर आप हमको ये कहना चाह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं, आप ग्रेट हैं, बट आप अपनी बात समझाते थोड़ा लेट हैं। आखिरी नंबर पे वैट लिखूंगा, वैट वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन सेल ऑफ गुड्स। फटाफट नोट करें बेटा, आई होप नोट्स आपके जो है अब अच्छे बन रहे हैं, यानी फर्स्ट हाफ में भले ही आपको लगा हो कि सर समझ तो आ रहा है लेकिन नोट्स नहीं बन रहे, आई होप वो मैंने कंपनसेट कर दिया। levied on sale of goods in states, levied by state government, और revenue goes to state government। ठीक है, नहीं होगा, उसे इंपोर्ट नहीं बोला जाता बेटा। इंपोर्ट वर्ड जो है ना, वो इस्तेमाल तभी करा जाएगा जब आप कहेंगे आपने नेशनल बाउंड्री क्रॉस करी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शब्द ही तब इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक चीज होती है डीम्ड एक्सपोर्ट्स, उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा सा हाई लेवल है। डीम्ड का मतलब माना जाता है कि वो एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, एडेड टैक्स। अब आप जरा मुझे 5 मिनट दो और मैं आपको एक बढ़िया बात समझाता हूँ, ठीक है? और वो बात मुझे किसने सिखाई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो एंड में, पहले आप स्लाइड देखो। मतलब मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी पहले मतलब साल भर के आसपास, तो मुझे याद है ये बात उनकी।
बहुत 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 शुक्रिया आपका। चलें आगे जी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ जो जीएसटी काम करता है, फटाफट से आप देखो सर्विस टैक्स कैसे लगता है। देखिए आजकल क्या है आयुष्मान, इनमें से अधिकतर टैक्सेस जो हैं वो रिप्लेस कर दी है जीएसटी ने। पहले क्या होता था, आप नाई की दुकान पे बाल कटवाने गए और वो आपको बिल देगा तो उसमें सर्विस टैक्स लिखा होता था कि 14%, 5%, 10%, 8%, जितना भी वो सर्विस टैक्स होता था। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने कोई सर्विस ली, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक्वागार्ड जो है उसे ठीक कराया तो वो सर्विस हो गई एक तरीके की, या मैंने अर्बन क्लैब से किसी को बुलाया जो अर्बन कंपनी हो गया तो वो सर्विस हो गई, तो उस पे जो टैक्स मैं दूंगा वो गुड्स के टैक्स से अलग होगा। अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो एंटीवायरस होता है अगर वो मार्केट में सीडी के रूप में बिक रहा है, इज इट अ गुड और अ सर्विस? अब ये सब सवाल एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऐसे बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल बनते हैं, मतलब आपका दिमाग में घुमा के रख सकता हूँ इस पे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है तो जाने देते हैं। बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस बट इट इज अ गुड सर्विस में टेंजिबल तो हो ही नहीं सकता, कुछ सोच के देखो निकास, बट इट इज अ टेंजिबल थिंग। टेंजिबल मतलब यू कैन फील इट, टच इट, टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, है ना। अब ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा था, एक बार मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, नाम नहीं बताऊंगा, ये बता दूंगा वो, मतलब ओवरऑल थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। जी हाँ, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स होता है जो कि अब जीएसटी रिप्लेस करती है, 5% टैक्स फिक्स कर दिया उन लोगों का जीएसटी ने। उनसे मैंने एक चीज पूछी थी, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, कि जैसे आपने सुना है जीएसटी दो तरीके का होता है। जीएसटी में जब आप इंट्रा स्टेट ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा स्टेट, तो उसमें जो आप टैक्स देते हैं, मान लेते हैं वो 18% है, तो 18% में से आप वहां पे लिखते हैं 9% इज एसजीएसटी और 9% इज सीजीएसटी। आपने अगर नोटिस कभी करा होए, अगर आप कभी बिल देखोगे तो बिल पे इस तरीके लिखा होता है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। इसका मतलब ये है कि अगर उस बिल के अंदर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा तो उसके 18 रुपए जो टैक्स के हैं वो 9 रुपए इनके पास जाएंगे, 9 रुपए इनके पास जाएंगे, समझ गए। एसजीएसटी वो कोई सा भी स्टेट हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, दिल्ली भी माना जाएगा इसमें, या कोई भी हो सकता है इसमें। ये इंट्रा स्टेट का मतलब होता है यूपी का सामान यूपी में ही बेचा गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इंटर स्टेट की आप बात करते हैं, मान लेते हैं मैंने सामान खरीदा हरियाणा से और यूपी में मंगवा लिया, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि क्या करें, कैसे कैलकुलेशन करें, कौन से स्टेट को ले ना ले। तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाया जाता है कि जो 18% है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये पूरे 18% को एक सिंगल ब्रैकेट आईजीएसटी में डाल दिया जाता है। आई इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, दिस इज सेंट्रल जीएसटी, दिस इज स्टेट जीएसटी। फर्क आप समझ रहे हैं। अभी जो टैक्स है ना ये जाता है उस स्टेट के पास जहां पर वो बेचा जाता है। बड़े ध्यान से बात को सुनना, यानी अगर हरियाणा ने सामान यूपी को बेचा तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी उसमें टैक्स जाता था हरियाणा के पास, क्योंकि हरियाणा ने बनाया है। अब जो कॉन्सेप्ट जीएसटी का है उसमें रेसिपिएंट बेस्ड टैक्स है, यानी रेसिपिएंट के पास टैक्स जाएगा तो यूपी की गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। अब क्या इसमें हरियाणा को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बदले में हरियाणा भी किसी से सामान को खरीदेगा तो वो जो रेसिपिएंट हरियाणा बन जाएगा। तो इसे कंपेंसेट करने के लिए जब जीएसटी लागू करा गया था तो 5 साल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि हम आपको अलग से पैसा देंगे। यानी मान लो हरियाणा की इनकम 2016 में इस एक्साइज ड्यूटी से हुई 1 रुपए, लेकिन जीएसटी आने के बाद उसकी इनकम हो गई 90 पैसे। तो सरकार ने कहा अगले 5 साल के लिए हम जो है 10% जो है यानी 10 पैसे जो है हम आपको अलग से देंगे। क्या समझ पाए, इसे बोला जाता है कंपेंसेशन सेस। ये इस जुलाई में, जो जुलाई आ रही है इसमें खत्म होने वाला है, और इसी के चक्कर में बहुत सारी सरकारें जो है आगे चल के अपने रेट्स बढ़ा सकती हैं, जो भी स्टेट टैक्सेस है, क्योंकि अब उनकी वो इनकम बंद हो जाएगी। सोच के देखो, तो उन्हें कहीं ना कहीं से अब इनकम जनरेशन के लिए कुछ कुछ रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बात को आप समझ पाए, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे। अब मेरा सवाल है, ये जो एस टी ये तो मैं समझ गया कि यूपी की गवर्नमेंट ने यूज कर लिया, ऐसे ही जो है सबने यूज कर लिया, हर राज्य के पास अपना अपना कुछ रेवेन्यू आ गया। ये सीजीएसटी का क्या होगा? इट इज 50% ऑफ द रेवेन्यू, ये कहाँ जाएगा? चलो तुमने आर्मी नेवी ये सब सब ठीक है, 50% ऑफ द रेवेन्यू कहाँ गया ये बताओ, इसका क्या होगा बताओ। नहीं, कॉन्सोलिडेटेड फंड से इसका मतलब नहीं है ना डेवलपमेंट ना, ये फिर से टूटता है और इसका 41% या 59% में से दोनों में से एक ऐसा है, आपके पेपर के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वापसी स्टेट्स के पास जाता है। समझ गए? 41 है, ठीक है, 41% जो वापसी स्टेट्स के पास जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मुझे ध्यान थोड़ा समझ आ रही है आपको, दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस क्लास, इसके बाद ये क्लास पूरी हो गई है, इसके बाद इस टॉपिक के अंदर और कुछ भी नहीं बचा, मैंने आपको सब कुछ जो है मेन मेन पूरा करा दिया, ठीक है। मैं एक बार आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत बात समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100 रुपए जो है मुझे टैक्स मिला, ये टैक्स अमाउंट है, ठीक है, टैक्स अमाउंट। हाइपोथेटिकली किसी चीज का 18% ये 100 है, समझ गए। अब इस 100 में मैं आपको कहना चाहता हूँ 50 ले गया यूपी और 50 ले गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस 50 में से 41 यानी 20.5 जो है फिर से वापसी यूपी, फिर से वापसी जाएंगे स्टेट के पास।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसे पहले ही क्यों नहीं ऐसे तोड़ लिया कि 70.5 अगर जाने हैं और 30 ही इसके पास बचने हैं, तो इसे पहले इस रेशियो में क्यों नहीं तोड़ लिया सरकार ने? कोई है जो आंसर दे सके? क्योंकि ये 20.5 जरूरी नहीं है यूपी के पास ही जाएगा। जो सरकार का अपना 50 है, ये पूरे देश के सभी राज्यों में अपने हिसाब से दे सकती है। यानी अगर ये यूपी वाले टैक्स में से कमाया गया पैसा है, तो यूपी में दे जरूरी नहीं है, वो लद्दाख को भी दे सकती है, अंडमान को भी दे सकती है। समझ गए? यानी जो क्यूमुलेटिव है उसका 50 रुपया, उसमें से तय है कि 20 रुपए वापसी जो है पुश करने हैं स्टेट्स के अंदर, बट किस में करने ये नहीं पता। तो अगर मैं यूपी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाऊंगा तो क्या फंस गया मैं? अगर मुझे लगता है केरला को जरूरत है तो मैं दे ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी मजबूरी है यूपी को देना। यानी जो सरकार का 50 रुपीज है उसका कुछ हिस्सा X% वो स्टेट्स को देगा, बट उस स्टेट को दे जरूरी नहीं है जिससे वो कमाया गया है। समझ पाए आप बात? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूजा देश की वृद्धि, देश को आगे बढ़ाना। वरना प्रॉब्लम ये होगी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर इतना बिजनेस नहीं है, जो ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा खरीदते नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। तो जस्ट टू मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, देश को चलाते रहने के लिए ऐसा सरकार करती है। समझ पाया बात को? ये सवाल है जो मैंने एग्जैक्टली सवाल पूछा था बीना, और इसका आंसर था बार्गेन से। मैंने एग्जैक्टली सवाल पूछा था, हाउ डिड वी रीच दिस नंबर 4159? सो द पर्सन सेड बार्गेन से, यानी बस जीएसटी काउंसिल के डिस्कशन से थोड़ा सा सरकार झुकी, थोड़ा सा स्टेट्स झुके, और फाइनली एक नंबर पे पहुंचा गया। समझ पाया बात को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता देता हूँ कि ये डेटा जो है किस लेवल का डेटा है। ये डेटा जो है एक अंडर सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे बताया था, जो बात आपके सामने स्क्रीन पर लिखी दिख रही है, और वो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे अरुण जेटली, जो कि अब नहीं है हमारे बीच में। बट ये उस लेवल का डेटा है जो कि आप गूगल करेंगे तो शायद मिल जाए, बट जनरली आपको किताबों में ये सब नहीं मिलेगा, ये मैं ऑलमोस्ट सर्टेन। ठीक है? अंडर सेक्रेटरी कौन होता है? होप यू ऑल नो अंडर सेक्रेटरी कौन होता है। समझते हैं अंडर सेक्रेटरी? बहुत बड़ी बात होगी अंडर सेक्रेटरी। ठीक है? नहीं समझते? अरे यार क्या बात कर रहे हो। आप गूगल करना अंडर सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर, और थोड़ा सा देखना वो कौन निकलेगा। कोई बहुत ही बड़ा इंसान निकलेगा। इस समय वो नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई पुराने अंडर सेक्रेटरी, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी है। मतलब अंडर सेक्रेटरी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सेक्रेटरी समझते हैं? अरे कभी फाइनेंस मिनिस्टर को बैठे हुए देखा है? उनके ठीक साथ में जो बैठा होता है वो होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, जी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनसे एक या दो या तीन लेवल नीचे होते हैं अंडर सेक्रेटरी। समझ गए? तो ये मत समझना कोई मतलब सेक्रेटरी ऐसे किसी कंपनी के सेक्रेटरी, कहने के सेक्रेटरी के आगे जो कलेक्टर होता है वो कुछ नहीं है। पता होगा ये सब तो आपको, ये सब तो पता है ना। इसी तरीके अगर आप देखते हैं किसी चेयरमैन के आगे कोई असिस्टेंट कमिश्नर कुछ नहीं है, हवा है। अगर आप मान लेते हैं कभी किसी चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ से जीएसटी काउंसिल या फिर कोई चेयरमैन बुला लेता है, तो कुछ नहीं है। एडीसी, एसी, डीसी, जेसी, कमिश्नर, पीसी, सीसी, कोई कुछ नहीं है। बहुत बड़े लोग होते हैं। मतलब ये जब अपनी दीन दुनिया से जी लेते हैं उसके बाद वहां तक पहुंचते हैं, आखिरी के 2-4 साल। मुझे बताएं आप सभी को सेशन में कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? समझ आ गया, लेकिन इसमें नोट्स कैसे बनाएं एक फ्लो में स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर आप अगले साइकिल की देव तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं। अच्छा, आपने ऑलरेडी अगर पूरा कोर्स लगा दिया है तो उस केस में तो आप क्या करें, जो जो मैं लिख रहा हूँ आप उसे लिखते रहें, वरना आप उसे समझ लें और किसी किताब से उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं देव कि उसके नोट्स ना बना के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, उस पीडीएफ को पढ़ते रहें। फिर से बताता हूँ देव, सबसे पहला तरीका हो सकता है कि पीडीएफ में जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स में लिख लो, हो गया। ठीक है? अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो उस केस में आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। ठीक है? यहाँ पे आपका आज का सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुक मेरे हिसाब से कोई अलग से मत खरीदो देव, क्योंकि मेरे हिसाब से बुक को छोड़ो देव, और आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे पढ़ो। बुक मेरे हिसाब से मत खरीदो यार, टाइम टाइम खराब वाली बात होगी। कहने को मैं कह दूं बेटा एम लक्ष्मीकांत ले लो, लेकिन इट इज नॉट यूपीएससी, है ना। अपने को 2 से 3 नंबर के सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, वो नोट से सही हो जाएंगे। बाकी समय अपना मैथ्स वगैरह को देंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से नोट्स पढ़ के जाओ, काफी रहेगा। जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जाम्स दें आप लोग, और बाकी मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह 10 बजे आपकी जीके वाली क्लास में। ठीक है जी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। अब मैं डाउट्स देख लेता हूँ जी, दो चार नहीं 10-20 डाउट्स होंगे, वो देख लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँगा, जो जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मुझे यहाँ पे 2 डाउट्स हो रहे थे। ये हाथी के दांत वाली बात हो गई, 2 ही दिख रहे थे, हैं बहुत सारे, कोई बात नहीं, देखते हैं सारे एक एक करके। ये तो इजी सवाल है, निकास का कोई बता सकता है? वैसे मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, कल की भी अपनी एक क्लास है तो उसमें कराऊंगा। पूरा एग्जैक्ट नाम ही है ऑक्ट्रोई। मैंने स्पेशल क्लास में एक सवाल कराया था, वो था व्हाट इज एन ऑक्ट्रोई। इतना सही लिखा हुआ था, और नीचे ऑप्शन में 4 चीजें थी और एक ऑप्शन था अटैक्स। ये आपका आंसर है। चुंगी सुना है आपने? चुंगी निकास, चुंगी कर रास्ते में आप जाएंगे तो नहीं सुना। मैं आपको समझाता हूँ।
कभी कभार क्या होता है, आप सड़क पे कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पीली नंबर प्लेट वालों को तो रोका जा रहा है, एक छोटा सा टोल टैक्स लगा होगा, और आपकी अगर सफेद नंबर प्लेट है तो वो यहाँ से निकल के चली जाएगी। आपने शायद कभी देखा हो, अगर आप दिल्ली से यूपी जाते हैं, आपने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा आपने, वो ऑक्ट्रॉय है, जो कि अगर आपकी सफेद नंबर प्लेट है, दैट इज आप एक पर्सन है जो कि जा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं वसूला जाएगा। बट अगर कोई ऐसा है जो सामान को इधर से उधर लेके जा रहा है तो उससे वसूला जाएगा। इसे ऑक्ट्रॉय बोला जाता है। हो सकता है आपके इलाके में कुछ और बोला जाता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बॉर्डर्स पे भी होता है, काफी जगह होता है। जैसे दिल्ली से आप यूपी जाओगे तो वहां पर आपको जरूर मिलेगा, मतलब काफी जगह होता है। इट इज लाइक हर एरिया के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं दिखे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक्स देखेंगे बहुत लंबी लाइन लगा के रुके हुए, बट आपकी गाड़ी बाइक बीच में से आराम से चली जाएगी, आपको कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज वो ऑक्ट्रॉय की लाइन में खड़े हैं। बट आप सामान नहीं लेके जा रहे तो आपको कुछ नहीं देना। अर्पिता, मैंने जो लिखा था बेटा वो जनरली शब्द लिखा था, जनरली, यानी ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव को ना हमें लिटरल सेंस में ऐसे बहुत ज्यादा पकड़ना नहीं है। हमें जो मेनली समझना है अर्पिता वो ये है कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, रिग्रेसिव का मतलब क्या है, और ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, मतलब यानी हर सटीक एग्जाम्पल हम उसमें चाह कर भी फिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, बट साथ में क्या वो प्रोपोर्शनल टैक्स भी है ना? तो अगेन इट मतलब इट डिपेंड्स। तो आप अगर मतलब समझ गए तो मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। आगे चलते हैं। बेटा आपने एग्जाम नहीं लिखा, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? आप में से और कोई बच्चा भी अगर टाइपिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा है तो एक बार रितेश के इस डाउट का मैसेज कर सकता है। कितनी स्पीड लेके आए एक्यूरेसी की सिलेक्शन हो जाए? 35 की अप्रॉक्स मांगी है तो 40 जानी चाहिए। हाँ, जैसे निकास ने लिखा है, अगर 35 मांगी गई है तो 40 जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ 40 जाएगी तब वहाँ 35 जाएगी, है ना? तो दिन का टाइम ज्यादा तो टाइपिंग पे। और कीबोर्ड जो है आपका बिल्कुल देसी वाला कीबोर्ड है ना, वही दो 300 वाला, महंगा कीबोर्ड तो नहीं खरीदा हुआ, बिकॉज 40, हाँ 40 ही जानी चाहिए कृतेश मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, कोई सी भी जॉब हो, अगर वहाँ 35 मांगी गई है तो 40 जानी चाहिए। कीबोर्ड बहुत लोकल होना चाहिए। पेपर में जो कीबोर्ड मिलेगा वो बहुत देसी कीबोर्ड होगा, उसकी स्पेसिंग थोड़ी अलग हो सकती है, और साथ में वो हो सकता है उतना बढ़िया काम भी ना करे। फिर होगा क्या, जब वहाँ बैठे होगे तो एक साथ सब टाइप करेंगे तो प्रेशर महसूस होगा। ठीक है, अपनी जो है मेरा ख्याल 1200 या 1500 वर्ड 2000 वर्ड होते हैं, और 15 मिनट मिलते हैं, इफ आई एम राइट, 15 मिनट मिलते हैं और 2000 वर्ड्स होते हैं। तो निकाल के देखो कितनी आती है। मेरा ख्याल तो ऐसे दो वर्ड्स नहीं होते, 2000 कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स। ऐसा चलता है अपना कुछ, एक बार चेक करना इस बार के नोटिफिकेशन में। इफ आई एम राइट, आई सपोज ये 2000 प्लस 15 का ही कॉम्बिनेशन चलता है, एक बार चेक करना। कृतेश, जो भी चाहिए उससे 20% एक्स्ट्रा आनी चाहिए, ये एक जनरल रूल है मेरे हिसाब से। और ये हो जाता है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 12 से 13 मिनट में इतना कर सकता हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा टाइपिस्ट नहीं हूँ, मैं नॉर्मली टाइप करता हूँ अपना, 12 से 13 मिनट में हो जाता है। लोग गलती क्या करते हैं टाइपिंग में, वो गलत टाइप कर देते हैं, वो जल्दी के चक्कर में गलत टाइप करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, डिलीट करते हैं, ये वो करते हैं, उसके चक्कर में उनका छूटता है। अगर आप एक सिंगल फ्लो में आराम आराम से टाइप करते चलेंगे तो पूरे चांसेस आप टाइप कर पाएंगे। अगला सवाल। यस देव, पॉलिटी का बैच है। 15 जून से मेरा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 15 जून से बैचेस को आप ज्वाइन करें, उससे जो है आपका काम बन जाएगा, और उसमें पूरी थ्योरी आपको कराई जाएगी। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, प्लस पे जाएं, कंप्लीटेड में जाएं, वहां पर आपको पॉलिटी का बैच मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल भेजें, क्यों नहीं, वाई नॉट, बिल्कुल भेजें। यस, रोल नंबर मेरे हिसाब से यस, बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आफ्टर ईच क्लास की जगह हम ऐसा कर सकते हैं, आफ्टर ईच चैप्टर, जैसे कि आप अलजेब्रा की बात करते हैं, तो क्या रोल नंबर हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा एक बार चैप्टर कर लें, उसके बाद हम लगाएं, बिकॉज वो है क्या, जो मेरा सीक्वेंस है हो सकता है किरण का सीक्वेंस ना हो। तो पहले आप अलजेब्रा पूरा मुझसे सीख लो, फिर उसे रिवाइज कर लो, और उसके बाद जो है मेरे हिसाब से किरण से आप लगा लेना। ठीक है, अगला सवाल। इसका मेरे हिसाब से देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है कौशिकी, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम ऐसे ही चलते हैं, तो अपने को तो एक सीक्वेंस में चलना है। अगर आप सोचेंगे मैं पहले जाके सारे जीके कर लूँ तो मेरे हिसाब से नुकसान हो जाएगा। आपको एक ही फ्लो में चलना है, जो जो आपसे नहीं बनता उसे छोड़ते चले, और यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। आपने बताया था बैंक ट्रेडिंग के पैसे से अपना हिस्सा लेकर वापसी कर रहा है, ऐसे तो जो ओनर है वो लगाई गई बोली से कम पैसा देगा। नहीं 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 नहीं, तो मैं एक बार श्वेता दोबारा समझाता हूँ। एक मकान है जिसकी एक्चुअल कीमत 100 रुपए है, 10 रुपए का लोन लिया गया है, अब ये बढ़ बढ़ के 15 रुपए हो गए।
अब इस मकान का ऑक्शन होगा और इस ऑक्शन को शुरू ही करा जाएगा मान लेते हैं 25 रुपए से, जो उस इलाके का रेट होगा मिनिमम, उससे शुरू करा जाएगा। अब मान लेते हैं मकान जो है बिक गया 70 रुपए में। 70 रुपए में बैंक वाले अपने 15 रुपए प्लस प्रोसेसिंग चार्ज ये वो लेंगे और बाकी 55 रुपए जो है वो इस मालिक के हाथ में दे देंगे। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है 70 रुपए जो है ये इसी ओनर ने ही लगाए हों, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं, और कोई आया ही ना हो, हाइपोथेटिकली अकेला ही है जिसने इसके 40 रुपए लगा दिए। तो उससे इसका क्या फायदा हुआ बताओ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस सरकार, क्या बैंक अपने 15 ले गया? बिल्कुल ले गया। तो मकान वापसी इसके पास आ गया। मतलब समझ गए क्या कहानी है? बैंक को कोई मतलब नहीं है मकान कितने का बिके, 2 लाख का बिक जाए या 1 रुपए का बिके, बैंक को अपने 15 से मतलब है, वो हो गए बस, बाकी जो होता है हो। जनरली ओनर का नुकसान होता है इसमें। हाँ बिल्कुल सही कीबोर्ड है, बिल्कुल सही। इस पे करो आप प्रैक्टिस, ऐसे सही मिलेगा आपको वहाँ पे। ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल। जी हाँ, पहले बैंक ले लेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वापसी कर दिए जाते हैं मालिक को, यानी बैंक के थ्रू वो पैसा जो है मालिक को मिल जाता है। वो पार्ट 1 है ये, शायद आपने जो लिखा है, और देखो मुझे कुछ है क्या। पार्ट 2, पार्ट 3 और एक और है, देखे क्या है। तभी मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, पहले मैं समझ लूँ क्या है ये सब। हिस्ट्री क्वालिटी, क्या आपको इन चारों में से एक एक उठाना है? लाइक एक इसमें इस तरीके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ, आपको ध्यान से समझना होगा कि जो फैसला आप ये लेने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा फैसला है। जो आपने मैसेज लिखा उसे मैं एक और बार पढ़ लेता हूँ। अगर आपने हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल लेना है, क्या ये आपका फाइनल है? तो आपको करना क्या चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। आपने क्या हिस्ट्री का यूपीएससी का सिलेबस देखा है अभी तक? आपने क्या यूपीएससी, मान लेते हैं सिविल सर्विसेज की आप बात करते हैं, क्या उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें हिस्ट्री का सिलेबस आपने क्या एक बार चेक करा है सर से पैर तक? बेटा मेरा सवाल जो है आप उसका आंसर दो। पूरा नहीं किया, गलत बात है ना हमारी। हम इतना बड़ा सपना देख रहे हैं और विदाउट नोइंग द सिलेबस हाउ कैन वी टेक सच अ बिग डिसीजन, है ना? तो एक तो जब भी आप लोग, सभी से मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करें, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए तब, ठीक है? बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। आप जब अपना स्कूल कॉलेज का पढ़ोगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले आज आपका काम है, आप हिस्ट्री का पूरा ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है? क्या उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे, कहाँ कहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे फिर से खोलेंगे और यहाँ से एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं नहीं आपको समझना होगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रोच अलग होगी, आप यूपीएससी कर रहे हैं तो अलग होगी। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, तो मैं मान रहा हूँ कि आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट, जो कि इन एनी केस यूपीएससी का एग्जाम देने वाली है ना? तो अगर आप उस हिसाब आप देने वाले हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस एक बार पढ़ें। इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, 10 मिनट निकालो अपने लिए, अगर एक सपना आपका है। उसके बाद आप क्या करें, वो सिलेबस को साथ में रख के जो आपको यहाँ दिखे उसे टिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप उस सिलेबस को साथ में रखेंगे तो आपको वहां पर जो है ये वाला हिस्सा दिख सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये हिस्सा आपको दिख सकता है, मॉडर्न ईस्ट इंडिया जापान, इसके आगे लिखा हुआ है इन्होंने, ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स इन इंडिया, ये भी आपको दिख सकता है। ये भी मेरे हिसाब से आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा बन सकता है।
दूसरे नंबर पे चलते हैं, गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और स्टेट पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी। क्या ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपकी हिस्ट्री का सिलेबस है? क्योंकि आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है और आपको वहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप इसे चूज करेंगे। समझ गए अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसी तरीके आप यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ चाइना, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सम एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा हो गया। सभी में एक चूज करना है, मैं आपको वही तो अप्रोच बता रहा हूँ कि आपने इन तीनों को पढ़ा और इनमें से वो देखा जो आपके उस सिलेबस में लिखा हुआ है या क्लोजेस्ट है, आपने उसे चूज कर लिया। जैसे इन तीनों में ये क्या उसके अंदर 100% लिखा होगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस 1857 वाला हिस्सा है, वही तो है ये, है ना? तो इसे चूज कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच? अब जैसे आप इसकी बात करते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको उसके अंदर लिखा हो, तो इसमें कोई सा भी आपको चूज करना है। यानी एक इन शॉर्ट बोलो तनु, तो आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू, इफ आई डू दिस फॉर यू दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज आपको पढ़ना है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरीके इस काम को करना है, बट टिक मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको समझा दिया अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको अपना सिलेबस खोल के बैठना है, उस सिलेबस के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हें मिलाना है, वो इनमें से जिससे क्लोजेस्ट है उसे आपको चूज करना है। आई एम कंसिडरिंग कि आप 100% यूपीएससी दे रहे हैं, प्री क्लियर कर रहे हैं, मेंस जा रहे हैं लिखने, और उसमें आप हिस्ट्री ऑप्शनल के तरीके ही ले रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो पूरी गेम है बैकफायर कर जाएगी। समझ गए? कीप दिस इन माइंड। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप आराम से सोच सकते हैं इस बारे में। जैसे इसके अंदर आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एलिमेंट्री फ्रेंच, इफ दिस फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, सो दिस विल टेक अप योर टाइम, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। इस तरीके आपको सोचना है, ठीक है? जैसे यहाँ, आई होप आप समझ गए। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा, कहीं ये ना हो मैं ही टिक करके सब कुछ बैठ जाऊँ। आप सोचिए इस बारे में और टेक द बॉल। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा तनु। अभी भी नहीं हुआ तो आप कुछ पूछ सकते हैं। देव, आपका मैसेज अभी अभी देखा है मैंने, ऑलरेडी मैंने आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया है। नहीं, आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल जो चाहे आप पूछ सकते हैं डाउट। अच्छा, एक और मैसेज आपका है, दिस इज द लास्ट डाउट दैट आई विल बी टेकिंग। बाकी आपके डाउट्स कुछ बचे नहीं है वैसे। अर्पिता का डाउट है वो क्लियर कर दिया है, सारे डाउट्स आपके पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुझे। बिगिनर्स को कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए? मैं एक सिरे से आपको देख बताता हूँ, आपके 2 से 3 मिनट लूंगा और नए सिरे से आपको बताता हूँ कि तैयारी का तरीका क्या होता है। मान लेते हैं मैं तैयारी शुरू करता हूँ, मेरे पास 12 महीने हैं अपनी तैयारी के, तो 12 महीने जो टूटने चाहिए कुछ इस तरीके टूटने चाहिए कि करीब 6 महीने में जो है मुझे एक बार अपना सिलेबस पूरा करना होगा। 6 महीने मेरे हिसाब से मिनिमम लग जाते हैं सिलेबस को पूरा करने में। जैसे मैं आपसे जीके की बात करता हूँ, तो जीके में जून से हम लोग शुरू करेंगे एक साथ, और ये आपका दिसंबर के आसपास तक जाएगा। तो ये 6 महीने के आसपास का जो समय है मैं आपका लूंगा, बदले में मैं आपको इसमें हिस्ट्री से लेकर पूरा जो आपका जीके में पूछा जाता है मेन मेन चीजें वो आपकी तैयार करा दूंगा, करंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक है? बाकी सब इसमें तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके आप मैथ्स के एजुकेटर के साथ तैयारी पूरी करेंगे, रीजनिंग के एजुकेटर के साथ मेरे हिसाब से 2 महीने काफी है रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 4-5-6 महीने काफी है। उसके बाद जो बचे हुए 6 महीने हैं इसमें आप करते हैं अपनी प्रैक्टिस। यानी आप क्या करते हैं, जो भी आपने अब तक पढ़ा है इसे आप चेक करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। मैं एक चीज करता हूँ हमेशा, मैं 7 बजे क्लास लेता हूँ, हफ्ते में 3 बार होती है देव, महीने में 10 क्लासेस में ले रहा हूँ आजकल वाली। पहले मैं ज्यादा लेता था, बट हेल्थ करीब 25-30 ले लेता था, बट अभी हेल्थ इशू के चक्कर में थोड़ी कम कर रखी है। आगे कोशिश करूंगा, पढ़ पाई तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब ये 7 बजे वाली 10 क्लासेस अगर आप लगाएंगे तो इसमें क्या है, जीके के हम काफी सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं हर महीने। 300-400-500 सवाल के आसपास हम लोग कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आप देखते रहोगे कि आप कहाँ खड़े हो, कैसी तैयारी चल रही है। तो ये प्रैक्टिस को आप क्या कर सकते हो, शुरू से ही शुरू कर सकते हो। आप क्या प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। उसके बाद बचे हुए 6 महीने आपको लगातार प्रैक्टिस पिछले 3 से 4 साल के पेपर करने हैं, और उसके हिसाब से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। एक अटेम्प्ट में पेपर ये आसानी से निकल जाता है, इसमें ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है जिसमें आपके 2 से 3 अटेम्प्ट खराब हो। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। बाकी आपको कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे आने वाली क्लास में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मुझे अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू रखने के लिए जल्दी से जॉब चाहिए, यूपीएससी का कोर्स। नहीं नहीं, आपसे कोई नहीं कह रहा तनु, आपको आप समझे नहीं बेटा। आपको क्या कॉलेज को पास करने के लिए एक्स आवर्स देने पड़ेंगे इन एनी केस, कॉलेज की डिग्री लेने के लिए, तभी सीजीएल दे पाओगे। अब इस एक्स आवर्स को आप मुझसे ये पूछ रहे हैं सर किस तरीके स्मार्टली मैं इसे यूज करूं कि ये जो एक्स आवर्स है मेरे को यूपीएससी में मदद करे। मैंने आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताई है। इसके बीच में जो आपने एसएससी यहाँ पे रखा हुआ है वो तो चल ही रहा है, उसका तो मुझे बताओ। अगर आप इनमें से कुछ भी एक चीज चूज कर लो बिना पढ़े ऐसी गोला मारो, तो क्या आपका एसएससी की तैयारी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कुछ भी पढ़ोगे समय आपको एक साथ देने हैं। तो ये अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल रितेश जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। देखिए कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी बहुत दूर की कॉल ले लेते हैं और तब तक पहुंचते पहुंचते फैसला बदल जाता है। तो अभी तक मेरे हिसाब से इसी अप्रोच को रखें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको देनी ही है इन तरीके से ना, तो बाकी देखी जाएगी जो होगा। आप चलें आगे। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, कल बता दूं श्वेता, कोई दिक्कत ना हो तो कल आप मुझे याद दिलाइए क्लास के एंड में। मैं आपको कल बता देता हूँ, ठीक है? और कुछ बचा है क्या? सब क्लियर है जी। चलो, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता, आप मुझे कल वाली क्लास में से भेजना। मैं चाह रहा हूँ इसे थोड़ा डिटेल में समझा दूँ, 2-4-5 मिनट लेके समझा दूंगा। और बाकी मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में और जीके की क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।